गुड इवनिंग शुभजीत। शुभजीत गुड इवनिंग। ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया रे? एक बार कंफर्म करना तो। यस सर। सर रिकॉर्डिंग मैसेज आप सबको मिला है? चलो सर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जीएसटी क्लास, ठीक है। तो सर जीएसटी में आज मैं आप लोगों के साथ एकदम एक फ्रेश और एकदम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले जिन लोगों का बेसिक्स ऑफ जीएसटी हो चुका है, आईटीसी ऑफ जीएसटी हो चुका है, सप्लाई चार्ज जिनका हो चुका है, वेरी गुड सर। जिनका नहीं हुआ है वो एटलीस्ट कुछ नहीं तो मतलब जिनका एग्जाम अभी देरी है वो एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ जीएसटी एक बार कवर कर ले और फिर करेंट लाइव क्लास के साथ साथ अपने आप को डेवलप करते हुए चले, ठीक है। अच्छा सर आज क्या करवाओगे जीएसटी में? सर आज मैं आपको जीएसटी में एक प्रैक्टिकल टॉपिक स्टार्ट करूँगा। सर प्रैक्टिकल इन द सेंस, सर प्रैक्टिकल इन द सेंस आप लोग जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में तो सुने ही होंगे, है ना। डे टू डे प्रोफेशनल लाइफ में जीएसटी रिलेटेड काम बहुत होता है। वी ऑल नो दैट। मतलब इनकम टैक्स, जीएसटी तो वेरी हॉट एरिया। क्यों? क्योंकि इसका सिंपल रीजन है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए सर। और गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए मतलब रेवेन्यू चाहिए, ठीक है। इतना बड़ा देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए रेवेन्यू। और ये चीज मैं आपको पहले भी दिखाया, ठीक है। गवर्नमेंट बजट से हर बार दिखाता हूँ कि गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है जीएसटी। सर ये सब बात क्यों बोल रहा हूँ फिर से? सर फिर से बताने के पीछे मेरा एक ही मतलब इच्छा है, दैट इज आज मैं आपको वही गवर्नमेंट जो रेवेन्यू जनरेशन के लिए जो मेहनत करता है ना, गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेशन के लिए जो मेहनत करता है उस मेहनत के पीछे जीएसटी में क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो वही थोड़ा सा बताने के लिए मैं सोचा कि आपको थोड़ा बता देता। तो हर साल हमारे देश में बजट आता है, इस बार भी बजट आया। और बजट आने के बाद बजट में क्या होता है, गवर्नमेंट सोचते हैं कि भाई कहाँ कौन सा पैसा खर्चा करे, कहाँ से कितना पैसा आ रहा है। तो मोटा मोटी अगर मैं आपको जीएसटी रिलेटेड मैटर से बात करूं, थोड़ा कंफर्म कीजिएगा। दिस इज आवर यूनियन बजट। ये लास्ट ईयर का है, इस साल का भी मेरे पास था बट अभी मिल नहीं रहा है। बजट 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 लेटेस्ट बजट का भी मेरे पास था बट आई होप ड्यू टू सम रीजन मुझे अभी मे भी दूसरा किसी सिस्टम में है, कंप्यूटर में है। तो फिलहाल आप कॉन्सेप्ट यही से आपको समझ में आ जाएगा। ये बजट एट ए ग्लांस है, मतलब समरी है। और अगर आप देखोगे कि रूपी कहाँ से आता है सरकार के पास, मैं एक छोटा सा झलक दिखाना चाहता हूँ। फिर इस झलक दिखाने के पीछे का कारण ऑलवेज यही बात होता रहता है। इस बार थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है, मैं आपको अपडेट दे दे रहा हूँ सर। करंट गवर्नमेंट का जो रिपोर्ट आया है जीएसटी का, उसमें रूपी कम्स फ्रॉम में अगर आप देखोगे तो रूपी कम्स फ्रॉम में 16% नहीं 17% जीएसटी से आ रहा है। इनकम टैक्स अभी भी 15% रेंज में ही घूम रहा है। मतलब टोटल अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 100 रुपीज इनकम वो करता है तो आउट ऑफ 100 कितना पैसा कहाँ से आता है, बात को समझे। आउट ऑफ 100 गवर्नमेंट अगर 100 रुपीज कमाता है, ऐसे गवर्नमेंट बहुत कमाते हैं, जिसके लिए आपको गवर्नमेंट का अकाउंट चेक करना चाहिए, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ आपका रिसिप्ट का जो डेफिसिट का जो अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, वहां से आपको ये चेक करना चाहिए। बट जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट का कितना रेवेन्यू रिसिप्ट है, कितना कैपिटल रिसिप्ट है, 21-22 में कितना था, 22-23 में कितना है। रिसेंट रिपोर्ट चेक करोगे ना तो 23-24 का बजट और 22-23 में क्या हुआ है उसका भी आपको पता लग जाएगा। सर पता करके क्या होगा? अरे आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट कहाँ कमाते हैं, क्या कमाते हैं, कैसे कमाते हैं। तो कैसे कमाने में अगर देखा जाए तो जीएसटी का एक बहुत बड़ा रोल प्ले, बहुत बड़ा। इवन टैक्स में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए, टैक्स जो कलेक्शन गवर्नमेंट करता है उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी कलेक्शन किसी पर्टिकुलर टैक्स से होता है, टैक्स रेवेन्यू से, तो वो जीएसटी है सर।
समझ गए, आपका कहना समझ गए, आगे बढ़ो। यस सर, आगे बढ़ना है सर। तो फिर जीएसटी से इतना इनकम हो रहा है तो क्यों क्यों हो रहा है, और गवर्नमेंट क्यों इतना उतावला होता है? सर इसके पीछे जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा खेल है ना। गवर्नमेंट चाहता है, गवर्नमेंट चाहता है, क्या चाहते हैं गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ये चाहते हैं कि जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेसमैन हमारे देश में डेवलप हो और ज्यादा और। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का एक गाना याद आ गया, जो लोग बंगाली हो मे बी दे कैन अंडरस्टैंड। रविन्द्रनाथ टैगोर का एक बड़ा सुंदर सा लाइन है, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर गाने में कविता के लाइन में बोलते हैं कि मोरे आरो आरो दाव प्राण। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट भी कहते हैं मोरे और, मतलब इसको हिंदी कर लेता हूँ मैं, मतलब मुझको और टैक्स दो, और मुझे और टैक्स दो। ठीक है, तो उसमें बंगाली में रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहा है कि मुझे आरो आरो दाव प्राण, मतलब और मुझे जीने का ऑक्सीजन दो। ठीक है, तो ऐसे गवर्नमेंट का ऑक्सीजन है सर। ठीक है, जीने का ऑक्सीजन, जीने का ऑक्सीजन गवर्नमेंट का जीने का ऑक्सीजन क्या है? रेवेन्यू है। और रेवेन्यू का क्या सबसे बड़ा खेल खेलता है, खेल रहा है आजकल? दैट इज जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी तभी खेल खेलेगा जब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होगा। कौन करेगा रजिस्ट्रेशन? सर आप हम जैसे लोग जो बेसिकली बिजनेस करता है, हर कोई नहीं, जो बेसिकली बिजनेस करता है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है, कौन नहीं? किसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, किसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं? कोई वॉलेंटरी करेगा तो क्या होगा? वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है? अच्छा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है क्या? मतलब अगर कोई ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो कैंसिल कर सकता है क्या? ऐसा हजारों सवाल का जवाब आपको इस टॉपिक में मिलेगा। आपको समझ में आ रहा है ना सर? ऐसे हजारों सवाल का जवाब आपको इस रजिस्ट्रेशन टॉपिक में मिलेगा। अच्छा सर, प्रैक्टिकली रजिस्ट्रेशन होता कैसे है? प्रैक्टिकली जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता कैसे है? सर होता तो ऐसे है, इसके लिए हमें एक बार आपको लेके जाना चाहिए जीएसटी पोर्टल। सर क्या है पोर्टल का? सर दिस इज आवर जीएसटी पोर्टल, gst.government.in। ओके, सर gst.government.in में तो पहुंच गए, पर होता कैसे है? सर बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जैसे आप लोग सीए में रजिस्टर किए हैं, सीएमए में रजिस्ट्रेशन किए हैं, कोई कोई दोनों में किए हैं, सीएस में रजिस्ट्रेशन किए हैं, है ना? तो जब आप, जैसे आप लोग सीएस में रजिस्ट्रेशन करते हो, सीएमए में रजिस्ट्रेशन करते हो, जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। मतलब जीएसटी गवर्नमेंट का एक ऑथोरिटी एरिया है, और एज ए टैक्स पेयर्स, एज ए टैक्स पेयर्स, देख रहे हो सर, एज ए टैक्स पेयर्स आपको रजिस्टर के लिए बता रहे हैं। अच्छा, एक बार आप रजिस्टर कर लोगे तो आप एज ए जीएसटी टैक्स पेयर गवर्नमेंट के घर में रजिस्टर्ड हो जाओ। सर रजिस्ट्रेशन होने का क्या प्रोसेस है? सर प्रोसेस बहुत सिंपल है, प्रोसेस बहुत सिंपल है। अच्छा, किसी को अगर प्रैक्टिकल सोचना है तो आप जीएसटी ऑन यूट्यूब में जाके भी चेक कर सकते हो, गवर्नमेंट का है। ठीक है, जो जीएसटी पोर्टल, मतलब यहाँ पर मैं जस्ट दिखाया आपको, आप चाहो तो जीएसटी ऑन यूट्यूब में जाके भी चेक कर सकते हो कि करेंटली गवर्नमेंट आपको ट्रेनिंग भी दे रहा है। सर लेना चाहिए क्या? अरे ले लो सर, कुछ भी सीखने को मिले लपेट लो, लपेटने में देरी ना करें। से सरकारी साइट से क्या पता लगेगा नहीं लगेगा, वो तो आपको करने से पता चलेगा। बट आजकल सर काफी डेवलप गवर्नमेंट भी हो रहा है। ठीक है, सो आई होप कि आप लोग बाद में जब भी मौका मिले, आप जीएसटी ऑन यूट्यूब में जाके भी जीएसटी के बारे में नॉलेज गेदर कर सकते हो। ठीक है, अलॉन्ग विद योर डिटेल सीए सीएमए नॉलेज, आप इस तरह से भी अपना जीएसटी नॉलेज को डेवलप कर सकते हो। सर रजिस्टर नाउ में क्लिक किया जाए, क्लिक कर दिया मैंने। सर क्लिक करने के बाद क्या आ गया सामने? सामने ये कौन है? सर दिल में हलचल नहीं होगा क्योंकि ये जीएसटी है। सर यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने कौन आ गया, न्यू रजिस्ट्रेशन। हाँ दिल में हलचल हो सकता है, क्यों? जब कोई बिजनेसमैन पहली पहली बार अपने आप को रजिस्टर करते हैं ना, दिल में हलचल होता है, क्यों? एक्साइटमेंट होता है। सर क्या वैसा वाला हलचल? नहीं सर, वो वाला बात हलचल और ये वाला हलचल में फर्क है। सर कहना क्या चाहते हैं? सर बहुत सिंपल बात कहना चाहते हैं कि आप जब भी अपना रिक्वायरमेंट दो तरह का हो सकता है, एक नीड में और एक एक्साइटमेंट। सर नीड बेस्ड रजिस्ट्रेशन कौन करते हैं? सर जिनको बिजनेस करते करते जिनका टर्नओवर लिमिट क्रॉस कर जाता है। सर बताओगे क्या आज? यस बताएंगे कि किसका टर्नओवर लिमिट किस लेवल में चले जाने से रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, सो पॉइंट इज दैट कि आपका टर्नओवर, बिजनेस में टर्नओवर, ठीक है, अगर आपको बाध्य करता है, मैंडेटरी करता है, तब आपको मैंडेटरीली रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसको हम लोग स्टैट्यूटरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब लॉ आपको बाध्य, मतलब मैंडेट बाध्य करेगा। ठीक है, तो लॉ आपको ऑब्लिगेटेड करेगा कि भाई कर लो,
ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लॉ आपको मैंडेटरी नहीं कर रहा है, लॉ आपको स्टैट्यूटरी नहीं कर रहा है, फिर भी आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, या फिर एंटरप्रेन्योर बनना है, हाँ सर, स्टार्टअप ओपन करना है, तो रजिस्ट्रेशन वगैरह एक प्रोसेस का पार्ट है, लोन पास नहीं होगा, ऐसा ऐसा बहुत सारा प्रोविजन सामने आ जाता है, तो भी लोग जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं। आगे बिजनेस में फायदा होगा, मतलब लीगल फायदा होगा। सर तो फिर क्या कहते हो, रजिस्ट्रेशन कर लिया जाए? सर वो तो पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा। तो इस तरह से न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ से चालू होता है। यहाँ पर भी आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिख रहा है कि आप कौन हो, टैक्स पेयर हो, टैक्स डिडक्टर हो, टैक्स कलेक्टर हो, जीएसटी प्रैक्टिशनर हो। सर आप लोग बन सकते हो क्या? यस, सीए, सीएमए, कोई भी कॉमर्स प्रोफेशनल जीएसटी प्रैक्टिशनर का एग्जाम क्रैक करके भी जीएसटी प्रैक्टिशनर का एग्जाम क्रैक करके जीएसटी प्रैक्टिशनर का काम कर सकता है। ठीक है। सर कौन ज्यादा करता है? ऑब्वियसली सीए, सीएमए, लॉयर्स, ये सब इस फील्ड में काफी पॉपुलर है, बट अलोंग विद देम कोई भी बीकॉम एमकॉम करके आया, रिटायर्ड पर्सन, अगर जीएसटी का एग्जाम क्रैक करते, जीएसटी रिलेटेड नॉलेज लेना पड़ेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, फिर एज ए प्रैक्टिशनर आप काम कर सकते हो। नॉलेज वही है जो आप पढ़ रहे हो, मतलब अगर कोई ऐसा भी है जो सीए, सीएमए का पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो भी कर सकता है, हाँ कर सकता है, लेकिन नॉलेज तो गैदर करना पड़ेगा। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, यूनाइटेड नेशंस बॉडी, consulate or embassy of foreign country, other notified person, non resident online service provider, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने आपको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है सर, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, आपको मेंशन करना है, लीगल नेम ऑफ ए बिजनेस, ठीक है, पैन में जो बताया गया है, ठीक है, बिजनेस का पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, आपका ईमेल एड्रेस, ये सब मैंडेटरी है, ईमेल एड्रेस, ओटीपी आपके ईमेल में आएगा, मोबाइल नंबर ओटीपी में आएगा, तो आगे जैसे प्रोसीड करोगे और डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। तो जो पूछे बता दो, जो पूछे वो बता दो। हाँ आज बता ही दो सर, हाँ आज बता ही दो कि क्यों रजिस्ट्रेशन करना है आप। अच्छा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या कुछ मैंडेटरी होते हैं? सर सर ये एक समरी नोट्स है जो आपके सामने मैं अभी स्क्रीन में रखा हूँ। इसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन का रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोला है। अच्छा, ऑलरेडी मैं आपको कुछ बातें अभी शेयर भी कर रहा था, एक सेकेंड। सर आप लोग समझ पा रहे हैं ना? मैं तो गाड़ी की तरह बोले जा रहा हूँ, बट क्या आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन सेट हो रहा है ना सर? हेलो, थोड़ा हाँ ना से जवाब दीजिएगा सर। से लॉ है, मुझे कभी कभी लगता है कि आप लोग लॉ सुन रहे कि नहीं सुन रहे। बोलो, समझ में आ रहा है, सुन पा रहे हो, क्या पढ़ रहे हैं? Yes, sir. यस सर, थैंक यू सर। ओके सर, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स, ओके, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में क्या क्या बेसिक जरूरी चीजें हैं? सर क्या हम लोग बस यही बेसिक बात करेंगे? अरे नहीं रे बाबा, इतना बेसिक बात तो सिंपल जो जीएसटी का काम सीखने सर्टिफिकेट कोर्स करने जाते हैं उनको सिखाया जाता है। जो लोग सिंपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन का मतलब जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करना सीखने जाते हैं ना, आजकल मार्केट में छोटा छोटा कोर्स है ना, उसके लिए भी कोई कोई बड़ा बड़ा अमाउंट भी चार्ज कर लेता है, वो अलग बात कि कौन छोटा छोटा कोर्स के लिए बड़ा बड़ा अमाउंट चार्ज करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जो लोग डे टू डे लाइफ में जीएसटी रिलेटेड काम करते हैं, जीएसटी रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए ये बेसिक डिटेल्स इनफ होता है कि मतलब सिंपल उसको इतना पता होना चाहिए कि भाई जीएसटी, किसी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो बंदा क्लाइंट को जाके इतना बोलेगा कि मेरे को, अगर क्लाइंट आके बोलता है तो क्लाइंट को बोलेगा कि भाई आप अपना एक वैलिड परमानेंट अकाउंट नंबर, मतलब पैन नंबर लेके आओ, ठीक है, वैलिड इंडियन फोन नंबर लेके आओ, वैलिड ईमेल एड्रेस लेके आओ, प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट जो भी गवर्नमेंट मांगेगा वो सारा इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करो, जुरिस्डिक्शन डिटेल्स, ठीक है, वैलिड बैंक अकाउंट नंबर फ्रॉम इंडिया, आईएफएससी ऑफ द सेम बैंक एंड ब्रांच, आईएफएससी कोड जो होता है, एटलीस्ट वन प्रोपराइटर, पार्टनर, डायरेक्टर, ट्रस्टी, कर्ता, मेंबर विद पैन, मतलब अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर का डिटेल्स, डायरेक्टर कंपनी है तो डायरेक्टर का डिटेल्स, ठीक है, कर्ता या ट्रस्टी है, ट्रस्टी एनपीओ एनजीओ के केस में ट्रस्टी, कर्ता एचयूएफ के केस में, है ना, उनका पैन के साथ आपको बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है उसका, एन ऑथराइज सिग्नेटरी हु इज एन इंडियन रेसिडेंट विद पैन, ठीक है। तो ये सब डिटेल्स आपको मांगता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जो जरूरी होता है जिसके लिए, ठीक है। ये सिंपल एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, इसको एक थोड़ा सा
एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देने का जस्ट कोशिश किया गया है, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पर ये समरी नोट्स, ठीक है, लेकिन सर क्या सिर्फ समरी पढ़ने से हो जाएगा? नहीं सर, हमें समरी के साथ साथ डिटेल्स में भी पढ़ना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन किसको किसको करना है, कैसे करना है, उससे भी बड़ी चीज एक CA CMA स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन के बारे में काफी डिटेल्स नॉलेज होना चाहिए। जैसे जैसे कि अगर मैं आपको जस्ट पॉइंट एक बार बताऊं, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है सर। देयर इज डिटेल्स नॉलेज आपको गैदर करना है, सिर्फ रिटर्न फाइलिंग का नॉलेज होने से नहीं होगा, मोर देन दैट। ठीक है, क्योंकि जब कोई डिस्प्यूट होगा तो केस लड़ने जाना है, तो अगर केस तभी लड़ सकते हो जब इन डेप्थ नॉलेज हो। ठीक है, तो पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, प्रोसीडियर फॉर रजिस्ट्रेशन, पूरा प्रोसेस किसके लिए क्या है, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये सारा डिटेल्स में जानोगे तो समझ पाओगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है। अदरवाइज तो सर एक जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स करने वाले और एक CA में क्या फर्क रह जाएगा? हाँ, क्या फर्क रह जाएगा? कोई फर्क नहीं रहेगा फिर। हाँ, तो मैं किसी को छोटा या बड़ा नहीं कर रहा हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ सभी अपने अपने जगह में बड़ा काम करता है सर, लेकिन एक हार्डकोर नॉलेज गैदर करना और जस्ट एक हल्का सा डेटा एंट्री टाइप काम करना, दोनों में फर्क होता है। ठीक है, तो अब आगे देखो क्या है खेल, इसको बोलते हैं डिटेल्स में सीखने का इच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत पढ़ना है। अब बहुत लोग बोलते हैं सर बोर हो जाते हैं। सर बोर अगर हो जाओगे तो फिर जीएसटी सीखोगे कैसे? लॉ है ना सर। ठीक है, तो क्या कहता क्या है देखो, अंडर एनी टैक्सेशन लॉ, किसी भी टैक्सेशन लॉ में आ जाओ, जैसे करेंटली अगर मैं इंडियन टैक्स सिस्टम में बात करूँ, अगर करेंटली मैं इंडियन टैक्स सिस्टम में बात करूँ तो देयर इज इनकम टैक्स। मेन क्या टैक्स है ये कहाँ से पता चला? एकदम करंट लेवल से बता दे रहा हूँ। देयर इज इनकम टैक्स कॉन्सेप्ट जो गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है। देयर इज कस्टम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लगता है। देयर इज एक्साइज जो मैन्युफैक्चरिंग में लगता है। ठीक है, देयर इज जीएसटी जो गुड्स बाइंग एंड स्पेशली सेल्स पे लगता है। ठीक है, और देयर इज ए कॉर्पोरेट टैक्स, देयर इज ए कॉर्पोरेट टैक्स। सो these are the main taxation system currently in India. एक्चुअली पहले और भी सिस्टम था, लेकिन जीएसटी में बहुत सारे सिस्टम को सबमर्ज कर दिया गया। ठीक है, अब ये चीज कहाँ बताया गया आपने? फिर इसके लिए आपको बेसिक्स ऑफ जीएसटी एक बार जरूर देखना चाहिए। ठीक है, वहां पर ना पूरा जीएसटी आने से पहले 2017 1 जुलाई, इससे पहले ना भारत का इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर या ढांचा थोड़ा अलग था। ठीक है, थोड़ा डिटेल्स था, थोड़ा ज्यादा फैला हुआ था, अनकंट्रोल हालत में था। अभी बहुत कंट्रोलिंग हो गया है। ठीक है, तो ये सब बदलाव आया है बीच बीच में, ये सब बदलाव के साथ आपको भी कनेक्ट होना पड़ेगा। और ये बेसिक्स ऑफ जीएसटी का जो जिन लोगों का क्लास हो चुका है, वेरी गुड सर, वेल डन। जिन्होंने नहीं कर पाया वो जरूर मेरे से बेसिक्स ऑफ जीएसटी करंट एक बार कलेक्ट करके बैकअप देख लो, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और बाद में जब मैं वापस लाइव क्लास रखूँ तो फिर से और एक बार मेरे साथ साथ कर लेना, जितना कर लो उतना अच्छा। ठीक है, और उस टाइम पे अगर कुछ अमेंडमेंट भी आ जाए तो मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके सर, समझ गए, आगे बढ़े सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल अंडर टैक्सेशन लॉ के बारे में बात कर रहा था। चाहे कोई भी टैक्सेशन लॉ में किसी इंडिविजुअल को आना हो तो रजिस्ट्रेशन करना तो मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन इज द मोस्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैक्स पेयर्स। टैक्स पेयर को आइडेंटिफाई करने का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट यही है। इनकम टैक्स में भी अपने आप को जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो पहले रजिस्टर करना पड़ता है। इंश्योरिंग टैक्स कंप्लायंस इन द इकोनॉमी, और ये क्या बताते हैं? इंश्योरिंग टैक्स कंप्लायंस मतलब जो जरूरी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं कि इकोनॉमी में कितना लोग टैक्स पे करते हैं, कितना लोगों का इनकम ग्रोथ किस लेवल में है, ये इकोनॉमी को बहुत हेल्प करता है। करेंटली इंडिया में कितना बिजनेस है जो रजिस्टर्ड लेवल में है, जो रजिस्टर्ड होके इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, कितना लोग नहीं करते हैं, उसका भी गवर्नमेंट के पास आइडिया है सर। अगर कोई कंट्री के अंदर विदाउट रजिस्ट्रेशन, अगर मानो उसका एलिजिबिलिटी है फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो गवर्नमेंट को पता है कि कहाँ क्या गड़बड़ है नहीं है। गवर्नमेंट कभी कभी थोड़ा बहुत लिबरलाइजेशन रखता है,
बट जब गवर्नमेंट को जरूरत पड़ता है ना सर, किसी को नहीं छोड़, ठीक है, क्योंकि वोट का मैटर चलता है, तो हमेशा रूट तो नहीं हो सकता, तो कभी कभी गवर्नमेंट थोड़ा लिबरल बिहेव करते हैं, चलो ठीक है माफ कर दिए, ठीक है, लेकिन बड़ा लेवल को तो कभी नहीं छोड़े, चाहे आप कुछ कोई भी हो जाओ। सो पॉलिटिकल मैटर में थोड़ा सा अपीजमेंट चलता है, बट वो कुछ लेवल तक, नॉट ऑलवेज। ओके, अपीजमेंट समझते हो ना, बंगाली में अपीजमेंट को बोलते हैं तोषण कर, ठीक है, मतलब किसी को ऑयलिंग कर, इट्स लाइक दैट, ठीक है, छोड़ो सर अब ये सब बात नहीं करते। तो जीएसटी कंप्लायंट अगर आपको होना है, तो आपको बेसिकली आप कंट्री का टैक्स कंप्लायंस में आ जाते हो, इकोनॉमी का। तो इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग जीएसटी कंप्लायंट। अंडर इनडायरेक्ट टैक्स, ये जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट है ना। देखो सर, इंडिया में टैक्स सिस्टम दो तरह का चलता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अगर किसी को फर्क पता नहीं है, मैं 2 मिनट में एक बार बता देता हूँ, ठीक है। वैसे करेंटली एक ही डायरेक्ट टैक्स पॉपुलर है, दैट इज, कौन बताएगा? करेंटली डायरेक्ट टैक्स में क्या इनकम पॉपुलर है? टैक्स। थैंक यू सर, ठीक है, एक ही पॉपुलर टैक्स है जो डायरेक्ट टैक्स में, कॉर्पोरेट टैक्स इज आल्सो डायरेक्ट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट क्यों कहते हैं इसको? और ये जीएस, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर क्योंकि जो आदमी इनकम करता है वो खुद ही इस पे मतलब टैक्स देता है और ये और सीधा इनकम पे और इनडायरेक्ट टैक्स में क्यों उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं? इनडायरेक्ट में बर्डन दूसरे पे रहता है और पे मतलब हम पैसा देते हैं और जो मतलब दुकानदार होता है वो पे करता है। हम पैसा देते हैं, जो दुकानदार होते हैं वो पे करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट कि इनडायरेक्ट टैक्स में दो तरह का कॉन्सेप्ट होता है। एक जो टैक्स पेयर्स है, जैसे देखो, अगर मैं जीएसटी का बात करूं, जब हम किसी प्रोडक्ट पे जीएसटी देते हैं, तो कई बार तो ऐसे होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम उस पर जीएसटी ले रहे हैं। जैसे डे टू डे मार्केट में जो प्रोडक्ट मार्केट में बिकते हैं, उसमें लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, है ना। तो उसमें एक्साइज भी हो सकता है, कस्टम्स भी हो सकते हैं, जीएसटी इंक्लूड करके भी हो सकता है, होता है, वही होता है, ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो हम अगर किसी से कोई सोप खरीद के ला रहे हैं, साबुन या मैगी का पैकेट, तो अल्टीमेटली हम लोग टैक्स उसमें दे देते हैं, लेकिन कई बार हमें पता भी नहीं चलता। सेकंड थिंग, हम तो दुकानदार को दे देते हैं, जो विश्वजीत ने बड़ा अच्छा किया बात, दुकानदार उसको गवर्नमेंट के घर में जमा करते हैं टैक्स अमाउंट। सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जीएसटी में, एक्साइज में, कस्टम्स में पता ही नहीं लगता कि टैक्स जा रहा है, बट अल्टीमेटली डायरेक्टली नहीं जा रहा है, इनडायरेक्ट वे में जा रहा है, सप्लायर के थ्रू से सरकार के घर में जा रहा है। और कई बार तो हम प्रोडक्ट का दाम भी दे देते हैं इंक्लूडिंग जीएसटी, बट पता ही नहीं चलता कि हम जीएसटी दिए हैं। तो ये पूरी तरह से एक इनडायरेक्ट सिस्टम है। और एक चीज क्या है ना, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को जनरेट करने के पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मानसिकता, नॉट जस्ट इन आवर कंट्री बट थ्रू आउट द वर्ल्ड, इनडायरेक्ट टैक्स अभी हर एक गवर्नमेंट का, मतलब क्या बोलूं सर, वो बोलते हैं ना, मतलब टारगेट मार्केट है सर। क्यों? क्योंकि देखो, इसके पीछे भी एक हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है, हिस्ट्री मतलब बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं। 1947 में जब कंट्री इंडिया इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था, ठीक है, मतलब एक्चुअली बीच में थोड़ा सा 200-400-500 साल का एक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है सर इंडिया में। उसके पहले का भारत का इतिहास तो कुछ और ही है, ठीक है, उसको छोड़ो। लेकिन ये जो बीच का पीरियड है, अगर मैं सिर्फ ब्रिटिश पीरियड को दिमाग में रखूं, दैट इज ऑलमोस्ट 250 ईयर्स, 200 से 250 साल। इसके बाद जब देश अपने, मतलब क्या बोले सर, कॉलोनी, कॉलोनाइज्ड कॉन्सेप्ट से जब बाहर निकला, किसी और का कॉलोनी, तब देश का हालत अच्छा नहीं था। मतलब अगर बोला जाए तो रीढ़ की हड्डी टूट चुका था। अब जब किसी कंट्री का रीढ़ की हड्डी, मतलब स्पाइनल कॉर्ड जब टूट जाता है, उस कंट्री को डेवलप करने में टैक्स सिस्टम एक बहुत जरूरी बात होता है। अच्छा, ऑन दैट टाइम टैक्स किससे लेंगे? मतलब देश का जो आम आदमी है उनसे? दैट इज नॉट पॉसिबल। आम आदमी से टैक्स लेना पॉसिबल नहीं था। आम आदमी इन द सेंस, मतलब मेहनती, मेहनती इंसान, ठीक है, मतलब जो मेहनत करते हैं और खाते हैं, ठीक है, कोई जमींदारी नहीं है, ठीक है, किसी के पेट घर में पैसा का पेड़ नहीं उगता था, ठीक है। तो फिर प्रॉब्लम ये था
उस टाइम पे जो राज रजवाड़ा लोग थे, ठीक है, जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स पद में थे, सिर्फ वही लोग देश का टैक्स भरते थे। तो वो जो टैक्स भरते थे ना, वो इनकम टैक्स ही हुआ करता था। तो देश को डेवलप करने के लिए ये सब कंट्रीब्यूशंस रिच लोग देता था। ये स्टार्टिंग में 1947 के बाद का बात कर रहा हूँ, और ऐसा चला है। और इसके बीच बीच में और प्रॉब्लम रहा है। 1961 में पाकिस्तान एक बार अटैक किया, फिर 1965 में चाइना ने अटैक किया, ठीक है, पाकिस्तान को हरा दिए, चाइना के साथ थोड़ा तू मैं रह गया, ठीक है। फिर 71 में पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ झमेला किया, फिर उस टाइम पे भी इंडिया बांग्लादेश को हेल्प करने के लिए पूरा एकदम अपना पूरा ताकत लगा दिया। फिर अल्टीमेटली वार जो था वो इंडिया पाकिस्तान में हो गया। फिर उसके बाद 99 में वापस, लेकिन फिर इसके बीच में 99 छोड़ो, ये जो पीरियड है इसमें देश का कितना खर्चा हुआ होगा बोलो। वार कभी भी, वार कोई भी वार कोई सोल्यूशन नहीं लाता है सर। वार कभी भी सोल्यूशन नहीं लाता। जो बात समझदारी से हो सकता है वो वार नहीं कर सकता, दैट इज ट्रू। बट कभी कभी क्या है ना, अगर अगला सुनता नहीं है तो प्रॉब्लम होता है। सर इसके साथ टैक्स का क्या कनेक्शन? अरे बहुत बड़ा कनेक्शन है। जस्ट सोचो, एक तो 47 में रीढ़ की हड्डी टूट चुका है, इसके बाद अगर बार बार तीन तीन वार, एक बार चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ 2 बार, अगर इतना वार लड़ना पड़े तो फिर अब तो वो हैंडीकैप हो जाएगा कंट्री। अब तो कंट्री पूरा फिजिकली चैलेंज हो जाएगा। अब क्या बचेगा? 71 तक तो हालत पूरा खराब हो गया। फिर इंटरनल वायलेंस तो लगा रहता है। आउटर वायलेंस को कंट्रोल करे तो इंटरनल वायलेंस तो ऑलवेज इज देयर। तो इस हालत में गवर्नमेंट और मुश्किल में। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट के मन में चल रहा था कि इनडायरेक्ट टैक्स को डेवलप किया जाए, लेकिन किस पे टैक्स लगाए? पब्लिक तो खाना तक नहीं मिलने हालत में नहीं है। आज हम लोग जीएसटी पे कर रहे हैं। इवन आपको पता है सर, एक बेगर, बेगर मतलब भिखारी, भिखारी है ना सर, आपको पता है वो जीएसटी पे करता है? यस सर। वो एक्साइज भी देता है। ये सब सामान जब लेता है तो यस सर। जब भी कोई भी सामान मार्केट से खरीद रहा है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, जीएसटी, एक्साइज, कस्टम, जो भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे लगा हुआ है, चाहे वो एक पैकेट मैगी खरीदे, एक साबुन खरीदे, भिखारी भी जीएसटी दे रहा है आज के डेट में। ये दिन आज भारत में है, लेकिन तब नहीं था। ये बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा सर। तो इनडायरेक्ट टैक्स डेवलप होना किसी भी कंट्री के लिए बहुत जरूरी बातें हैं, बट वो तभी हो सकता है जब उस कंट्री का रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग हो, या फिर एटलीस्ट सहनशील हालत में हो। मतलब सहन कर सकता है, दे कैन, क्या बोलो सर, प्रेशर झेलने लायक होना चाहिए। प्रेशर झेलने लायक होना चाहिए। अगर कंट्री प्रेशर ही नहीं झेल पाएगा तो फिर इनडायरेक्ट टैक्स कभी डेवलप हो नहीं पाएगा। और इनकम टैक्स का हालत तो आज भी खराब है। आज भी इनकम टैक्स का सिचुएशन खराब है। 140 करोड़ की आबादी में हार्डली 4 to 5% लोग इनकम टैक्स भरते हैं। 4 to 5%, आप हिसाब लगा लो आप। तो इनकम टैक्स में भी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट के पास, बट इनकम टैक्स अभी भी बहुत लोग इनकम छुपाते हैं, दिखाते नहीं है। बहुत देर आर लॉट्स ऑफ, अब इसमें गवर्नमेंट को भी दोष, मतलब सिर्फ पब्लिक को दोष देना इनफ नहीं होगा। पब्लिक भी गलत है, सॉरी गवर्नमेंट भी गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट जो करप्शन करते हैं इसमें किसको भरोसा होगा टैक्स देने में? और स्पेशली अगर जैसे स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है आजकल, मेरा होम स्टेट है, सबको दिख रहा है। बिहार में भी रहा है, उड़ीसा में भी कभी रहा है करप्शन, और भी स्टेट्स में करप्शन देखने को मिला है। तो भरोसा, पब्लिक का भरोसा टूट जाता है, भाई किसको टैक्स दे। तो ये सब प्रॉब्लम होता है सर, बिल्कुल होता है। फिर भी एट द एंड ऑफ द डे देश को डेवलप करना है। कंट्री का डेवलपमेंट टैक्स के पैसे से ही समझो। तो इस तरह से इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम धीरे धीरे 90s के बाद, इसका प्रपोजल फर्स्ट टाइम लाया गया 90s के बाद, स्पेशली 1991। ऑन दैट टाइम आवर फाइनेंस मिनिस्टर वाज मनमोहन सिंह। पीवी नरसिम्हा राव का सरकार, मिलीजुली सरकार, मतलब यूपीए एंड सपोर्टिंग अलायंस, और गवर्नमेंट ऑब्लिगेटेड, बाध्य हो गया था कि अब तो कुछ करना है, लेकिन जीएसटी फिर भी नहीं ला पाए। जीएसटी 91 से सोचा गया, फिर 2000 में बीजेपी गवर्नमेंट ने जीएसटी के ऊपर
काफी कार्रवाई काफी डेवलपमेंट कर चुका था। फिर ज्यादा दिन तक गवर्नमेंट रहा नहीं, फिर 4-5 साल में खत्म हो गया। उस टाइम पे भी बीजेपी फुल क्या बोलते हैं मेजोरिटी में नहीं आ पाया था, एनडीए बना था, तब भी जीएसटी नहीं आ पाया था। फिर 2014 लग गया सर जीएसटी एक्चुअल में लागू होने के लिए। आप समझ सकते हो एक देश में एक लॉ पास होने में, जो देश के डेवलपमेंट में काम आ सके, कितना समय लगता है। अगर इसको आप सिर्फ कुछ डेटा समझ रहे हो, कुछ इंफॉर्मेशन समझ रहे हो, तो आप गलत सोच रहे हो सर। ये बहुत बड़ी चीज है। आपका नौकरी डिपेंड करता है, आपका पढ़ाई डिपेंड करता है इसके ऊपर। ज्यादातर लोग समझते नहीं है जीएसटी से हमारा क्या लेना देना। बहुत सारे लोग यही सोचते होंगे सर जीएसटी आया या नहीं आया, या इससे हमें हमें क्या है इससे। लेकिन इसके लिए वो नॉलेज होना चाहिए ना कि देश में अगर जीएसटी डेवलपमेंट होगा तो गवर्नमेंट आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएगा, आपके लिए रोड बनाएगा, आपके लिए रेल बनाएगा, आपके लिए हॉस्पिटल बनाएगा, आपके लिए एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर पाएगा। तब ना देश आगे बढ़ेगा, तब ना आप इतना पढ़ाई करोगे, आपका इच्छा पूरा होगा, आप इतना सपना देखते हो वो पूरा होगा। सो इट्स ऑल डिपेंड्स। अब कोई बोलेगा जीएसटी से, अब यही तो है ना, नॉलेज और लैक ऑफ नॉलेज में ही फर्क हो जाते हैं। किसी के लिए होगा लॉ और किसी के लिए यही जिंदगी है। समझ रहे हैं सर, गहराई को समझो। सो व्हाट इज द केस, रजिस्ट्रेशन करने से क्या होगा। The registration legally recognize a person as supplier of goods or service or both, and legally authorize him to collect taxes from his customer and pass on the credit of the taxes paid on the goods or services supplied to the purchaser or recipients, जिसको हम लोग आईटीसी कहते हैं। रिसेंटली मैंने आईटीसी कवर किया, जिनका हुआ है बहुत अच्छा नॉलेज लेके चल रहे हो, जिनका आईटीसी नहीं हुआ है डोंट वरी, बाद में करेंगे डिटेल्स में। बहुत वाइटल चैप्टर है, इट्स वेरी हॉट टॉपिक, वेरी वेरी हॉट। मतलब जीएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मान आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। सर होता क्या है एक बार याद दिला दो सर, बहुत सिंपल है। आईटीसी रिलेटेड एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को ऑलवेज बताता रहता हूँ। ये एक छोटा सा एग्जांपल आपको आईटीसी का याद हमेशा दिलाएंगे सर। आईटीसी होता क्या, इनपुट क्रेडिट कहते हैं इसको। इनपुट क्रेडिट में हमेशा बताता हूँ, फिर बता रहा हूँ, अगर बाई चांस किसी ने आईटीसी का क्लास मिस किया है, अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेस करने के टाइम पे, से फॉर एग्जांपल जब आप परचेस करते हैं ना उसे इनपुट कहते हैं, और जब आप सेल करते हो उसे आउटपुट कहते हैं। जब आप इनपुट कर रहे हो तो कोई प्रोडक्ट के लिए अगर आपने 100 रुपीज का टैक्स दिया, पॉइंट टू बी नोटेड, प्रोडक्ट का दाम नहीं, टैक्स। प्रोडक्ट बी के लिए आपने 120 का टैक्स दिया, प्रोडक्ट सी के लिए आपने 80 रुपीज का टैक्स दिया, और वही प्रोडक्ट जब आप मार्केट में सेल करने गए तो टोटल 450 का आपका टैक्स हो रहा है, 450 का टैक्स हो रहा है, सेल टैक्स। ओके, आउटपुट टैक्स बोलेंगे इसको। अब गवर्नमेंट कहता है कि अगर आप परचेस के टाइम पे, जिसको इनपुट कह रहे हैं, परचेस इक्वल्स टू इनपुट एंड सेल इक्वल्स टू आउटपुट, तो आउटपुट टैक्स आपका 450 और इनपुट में जितना टैक्स आपने पे किया था वो सारा आपका क्रेडिट है। इसे कहते हैं आईटीसी, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट। सो गवर्नमेंट आपको कहेगा कि भाई दो टैक्स दो, 450 टका गवर्नमेंट के घर में जमा करो, आओ बेटा आओ जमा करो, हमें बहुत जरूरी है। आप बोलोगे ठीक है सरकार, दे देंगे आपको 450, पर देख लेते हैं मेरे पास कुछ क्रेडिट है कि नहीं। ठीक है सर, ये क्रेडिट कहाँ जमा होता है, घर के गुल्लक में क्या? अरे नहीं रे बाबा, इसके लिए जीएसटी पोर्टल में आपके नाम पे लेजर क्रिएट होता है। लेजर मतलब वही जो आप लोग अकाउंट्स पे बनाते हो। सर कैसे देखने में होता है? अरे लेजर कैसे देखने में होगा सर, लेजर इज अकाउंट्स। ओके, आप जब जीएसटी में रजिस्टर हो जाते हो, आपका जब जीएसटी रिटर्न फाइल होता है, तो आपके नाम का जो क्रेडिट है वो जीएसटी लेजर में देखने मिलता है। गवर्नमेंट एक वैल्यू हिसाब से, जैसे बैंक अकाउंट में आपका बैंक लेजर में आपका अकाउंट देखने को मिलता है ना। बैंक अपने पासबुक मेंटेन करता है, बैंक अपना लेजर मेंटेन करता है, फिर आपका पासबुक बना के आपको दे देता है, जो आज के डेट में हम लोग ऑनलाइन में चेक कर लेते हैं। वैसा ही जीएसटी डिपार्टमेंट भी आपके नाम पे एक लेजर मेंटेन करता है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कहते हैं। सर कैसा देखने में होता है? सर जब आप लोग जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का काम सीखोगे ना, वो सब
छोटा छोटा चीज देखने को मिल जाएगा, उसमें क्या इतना गड़बड़ी करना है। ठीक है, आगे दिखा भी देंगे जरूरत पड़ने से स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, ओके सर, समझ गए समझ गए। ओके, रिटर्न फाइलिंग चैप्टर आएगा ना, वहां बताएंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ थोड़ा कंसंट्रेट करो। तो मैं क्या बताने का कोशिश कर रहा था, मैं ये बताने का कोशिश कर रहा था कि जब भी आप 450 गवर्नमेंट आपसे मांगेगा, आप बोलोगे भाई मेरे पास तो 300 का क्रेडिट है। तो 450 में से 300 का क्रेडिट, क्योंकि ये क्रेडिट क्यों, क्योंकि ये परचेज टैक्स है। सो सेल, अच्छा ये कौन है, आम आदमी जो घर पे अपना प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है वो नहीं, जो बिजनेस कर रहा है, जो किसी से खरीद के किसी को बेचता है, जो किसी से खरीद के किसी को बेचता है, उनके लिए फर्दर ऑफ बिजनेस होना चाहिए, घर पे लाके खाने के लिए नहीं होता। ठीक है, फर्दर ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो जो बंदा फर्दर ऑफ बिजनेस के लिए इनपुट के टाइम पे टैक्स पे करता है और आउटपुट के टाइम पे टैक्स कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट वो कलेक्टेड टैक्स मांगता है। अब आपके पास अगर इनपुट टैक्स है तो वो आप क्रेडिट के तौर पे क्लेम कर सकते हो। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के घर में आप जमा करोगे 150। दिस इज द सिंपल आईटीसी एग्जाम। बाकी आईटीसी में बहुत बात हुआ है रिसेंटली, बाद में मैं फिर कहूँ। ओके, तो बहुत सिंपल तरीके से आईटीसी को समझने का एकदम अचूक तरीका है, और कुछ समझने का फिलहाल जरूरत नहीं है। बाकी अगर किसी को इच्छा हो गया, जिसका बाई चांस मिस है, वो बैकअप लेके कर सकते हो। ठीक है, बट जिसका एग्जाम अभी देरी है वो बाद में भी करेगा तो चलेगा। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर इसलिए बताना पड़ा, रजिस्ट्रेशन लीगली रिकॉग्नाइज ए पर्सन एज ए सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एंड लीगली ऑथराइज हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम हिज कस्टमर एंड पास ऑन द क्रेडिट ऑफ द टैक्सेस। ये जो पॉइंट बोला है ना, आप कोई बोलेगा सर ये पास ऑन क्रेडिट क्या है, सर आप लोग समझ गए ना, प्लीज थोड़ा बताइएगा। अरे बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. This is called pass on credit. ठीक है, of the taxes paid on the goods or service supplied to the purchaser or recipients. He can claim the input tax credit of taxes paid and can utilize the same for payment of taxes due on supply of goods or services. मतलब वही जो मैं आपको अभी सिंपल लैंग्वेज में दिखाया, उसी को थोड़ा लीगल लैंग्वेज में लिख के रखा है। ठीक है, अब लॉ है ऐसा ही लिखता है। रजिस्ट्रेशन इंश्योर करता है seamless flow of input tax credit from supplier to recipient at the national level. अब जिसका रजिस्ट्रेशन रहेगा, जिसके पास रजिस्ट्रेशन रहेगा, सिर्फ वही क्रेडिट क्लेम कर सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड सर। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको मैं फिर से बता रहा हूँ। ये जो इनपुट क्रेडिट आप यहाँ पर क्लेम करने के लिए सोच रहे थे कि अच्छा चलो मैंने परचेज के टाइम पे प्रोडक्ट ए पे 100 टैक्स दिया, प्रोडक्ट बी पे 120 टैक्स दिया, प्रोडक्ट सी पे 80 का टैक्स दिया, कुल मिला के मैंने परचेज किया कितने का, से फॉर एग्जांपल आपने 3000 का प्रोडक्ट परचेज किया और आपका मानो 10% का टैक्स, तो कुल मिला के आपने 300 का टैक्स दे दिया। सेल करने के टाइम पे मानो तुम्हारा 4500 का टोटल वैल्यू है, जिसमें 10% का टैक्स है, तो 450 का तुम्हारा टैक्स कलेक्शन बन रहा है। आप कौन हो, आप सप्लायर हो। अब सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है, सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तभी ये क्लेम कर सकता है। रजिस्टर्ड नहीं है तो बाबा जी का ठुल्लू। बाबा जी का ठुल्लू समझते हो ना, एक टाइम पे बड़ा चला था मार्केट में। हाँ, तेरे प्यार में मुझको क्या मिला, तो बोलता है बाबा जी का ठुल्लू। तो वैसा ही है, इतना बिजनेस करके मेहनत करके क्या मिला, बाबा जी का ठुल्लू। अगर रजिस्ट्रेशन रहेगा तो ही क्लेम कर पाएंगे। अच्छा सर, अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो क्या वो कुछ क्लेम कर नहीं सकता? नहीं सर, उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, बट उसके लिए दूसरा उपाय है। जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करके भी देयर आर सर्टेन एरिया जो ऐसे भी है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कॉम्पोजिशन लेवी में चलते हैं। ठीक है, कॉम्पोजिशन लेवी में क्या होता है, वो जीएसटी रजिस्टर्ड तो होते हैं, बट वो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इनको हम लोग कॉम्पोजिशन लेवी वाले बोलते हैं। अब वो अगर जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता तो फिर वो आईटीसी कैसे क्लेम करेगा? ये फिलहाल मैंने आईटीसी कराने के टाइम पे भी बोला था, काफी डिटेल्स चर्चा रहा। आगे आगे फिर देखते हैं। चलो सर, कितना सारा बात कर रहे हो सर, बात को ना समझे, कहानी को समझे। मेरे बात पे जाओगे तो कुछ याद आएगा तो कुछ भूल जाएगा, लेकिन अगर कहानी क्लियर हो गया ना, खुद भी बाद में रीड करोगे
2 मिनट रीड करोगे समझ में आ जाएगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ मगअप करने में। अंडर जीएसटी लॉ a supplier is required to obtain state wise registration। जीएसटी लॉ में आपको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। ईच एंड एवरी स्टेट का अलग अलग रजिस्ट्रेशन हो सकता है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ए सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लाइक दी पहले के सर्विस टैक्स में होता था। ठीक है, पहले जब जीएसटी से पहले सर्विस टैक्स होता था तब वहां पर आप सेंट्रलाइज सिस्टम पे सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, पर जीएसटी में ऐसा कोई भी सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट नहीं है। ईच एंड एवरी स्टेट का, ईच एंड एवरी यूनियन टेरिटरी का अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है। A supplier has to obtain registration in every state, union territory from where he makes a taxable supplies, provided his aggregate turnover, point to be noted, provided his aggregate turnover, मतलब अगर टर्नओवर क्रॉस नहीं करेगा तो जीएसटी में आने का जरूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। जरूरत हो सकता है बट मैंडेटरी नहीं है। एक्सीड स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट। सर लिमिट बताओ ना, जल्दी बताओ ना सर। बता देंगे अभी, रुक जाओ, अभी बताते हैं लिमिट क्या है, मतलब कितना लिमिट स्टेट वाइज है। ठीक है, thus he is not required to obtain registrations from state or UT। UT मतलब यूनियन टेरिटरी। सर करेंटली इंडिया में कितना यूटी है? 29 स्टेट्स ना, या 28 स्टेट्स? 28 ना, और 9 यूनियन टेरिटरी। वो कश्मीर और लद्दाख ऐड हो गया, और जम्मू कश्मीर बोल के जो स्टेट था वो हट गया। तो पहले 29 था, वहां से एक चला गया और इधर 9 यूनियन टेरिटरी आ गया। ठीक है, ठीक है, बाकी आप अपना जियोग्राफी स्किल डेवलप करें। अच्छा, तो स्टेट यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही मेक्स ए नॉन टैक्सेबल सप्लाई, he is not required to obtain registration from state or union territory from where he makes a non taxable supply। मतलब अगर आपका सप्लाई टैक्सेबल कैटेगरी में नहीं गिरता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। मानो आप एग्जेम्प्टेड गुड्स में बिजनेस करते हो, मतलब गवर्नमेंट आप जिस गुड्स में बिजनेस करते हो उसमें जीएसटी चार्ज ही नहीं करता। बहुत सारी चीजें हैं, भले ही आपका टर्नओवर हाई है बट आपका प्रोडक्ट जीएसटी में नहीं आता। जैसे मानो आप दूध का बिजनेस करते हो, दूध मतलब पैकेज दूध नहीं, ठीक है, मतलब जो रॉ जो दूध होते हैं, ठीक है, मतलब जिसको पैकेजिंग इंडस्ट्री के साथ मिलके, या फिर नॉर्मल जो डे टू डे मार्केट में भी दूध है, ठीक है, जो छोटा पाउच में बिकता है, टेट्रा पैक में जीएसटी लग जाता है। टेट्रा पैक में जीएसटी लग जाता है, बट नॉर्मल जो सिंपल प्लास्टिक पाउच में आते हैं उसमें जीएसटी नहीं है। या फिर आप फिश बेचते हो, बट कैसा फिश? वो आजकल एक कंपनी आया है ना सर, क्या नाम है, वो अनिल कपूर ऐड में होता है, फिश मीट ये सब। हाँ, डिलीशियस। हाँ, ऐसा प्रोडक्ट बेचोगे तो जीएसटी लगेगा, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि मार्केट में कोई भी फिश मीट चिकन बेचेगा तो उस पर जीएसटी लगेगा, नहीं। वेजिटेबल्स, ठीक है, अगर आप बिग बास्केट ये सब से लोगे तो वो जीएसटी टोटल वैल्यू पे जीएसटी चार्ज कर देता है, लेकिन अगर मार्केट से लेने जाओगे थोड़ी जीएसटी लगता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, जैसे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, जैसे मानो हमारे देश में हर एक स्टेट में अपना अपना हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, बंगाली में बोलते हैं हस्तशिल्प। ठीक है, जैसे मानो बंगाल में भी जैसे विष्णुपुर बोल के एक एरिया है बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहां का हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बड़ा ही फेमस है। सिक्किम नहीं सॉरी, नॉर्थ ईस्टर्न में मणिपुर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में बहुत ही जाने माने जाते हैं। उड़ीसा, उसका भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बहुत मतलब जान पहचान है। पहाड़ी एरिया में हिमाचल वगैरह में भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बहुत बिकता है। तो कुछ कुछ चीजें में गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट करके रखता है, तो इसके लिए आपको एग्जेम्प्टेड सप्लाईज का एक पूरा लिस्ट है, आप चाहो तो देख सकते हो, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, नेगेटिव सप्लाई, ठीक है, उसमें बताया जाता है कि किसमें जीएसटी लगता नहीं है। ठीक है, सो अगर आपका प्रोडक्ट जीएसटी में नहीं आता तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं। Since registration of GST is PAN based, PAN के थ्रू से होता है। Once a supplier is liable to register, he has to obtain registration in each of the states or union territory in which he operates under the same PAN. Further, he is normally required to obtain single registration in a state or UT. However, where he has a multiple place of business, अगर वो एक से ज्यादा स्टेट में बिजनेस करते हैं, he has the option either to get a single registration for said state or UT, where it can declare one place as principal place of business। मतलब एक प्लेस को प्रिंसिपल बना दो, बाकी को ब्रांच बना दो। एक प्लेस को मतलब कोलकाता में अगर आपका हेडक्वार्टर है तो कोलकाता को हेडक्वार्टर बना लो और बाकी जगह को ब्रांच बना लो, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, मतलब आप इस तरह से भी बिजनेस कर सकते हो, या फिर हर एक जगह का अलग अलग
रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और गेट ए सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच प्लेस। मतलब दो तरीका है, या तो एक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बना के, से फॉर एग्जांपल आप कोलकाता में हो तो कोलकाता में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बना के, दिल्ली बॉम्बे चेन्नई जहां जाना चाहते हो जाओ और बिजनेस करो ब्रांच बना के, आपका सिंगल रजिस्ट्रेशन में हो जाएगा। बट अगर आप बोलोगे नहीं मैं हर एक जगह का अलग अलग बनाऊंगा, आप देख लो आपके लिए जो सही है उस तरह से भी कर सकते। सर कैसे पता चलेगा? सर ये सब आगे आगे जितना और आगे बढ़ते जाएंगे ना, या फिर जब रियल लाइफ में आप जीएसटी प्रैक्टिस करोगे या फिर कंपनी के लिए काम करोगे, आपको समझ में आएगा कि सेपरेट लेना सही रहेगा कि एक सिंगल लेने से सही ब्रांच बना के। ठीक है, उसमें एक्चुअली आईटीसी का देखना पड़ता है, आईटीसी का देखना पड़ता है कि कितना आईटीसी जनरेट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस। फिलहाल मैं थोड़ा इनिशियल स्टेज में हूँ, जितना समय जाएगा डेप्थ में जाएंगे। आज इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ आपको जीएसटी में, तो पूरा डिटेल्स में थोड़ा बात कर रहा हूँ। अगर बाई चांस किसी ने बेसिक भी नहीं किया, उसको भी यहाँ पर पता चल रहा है कि अल्टीमेटली जीएसटी में क्या होता है। Registrations under GST is not tax specific, which means that there is a single registrations for all the taxes. इसमें कोई टैक्स स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन नहीं, जैसे पुराने जमाने में होता था। पुराने जमाने मतलब कोई आदम जमाने का बात थोड़ी कर रहे हैं, हाँ, या कोई त्रेता युग का बात कर रहे हैं, अरे नहीं, 2017 से पहले का बात कर, बिफोर जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 से पहले हमारे देश में हर चीज का अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता था। वैट का अलग, स्टेट के अंदर अगर बिजनेस करना है तो वैट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स, जिसका आज के दिन में वैट सब्स्टिट्यूट क्या हुआ जानते हो आप? इनमें से कौन सा वैट का सब्स्टिट्यूट है बोलो तो कौन बोलेगा? इतना सारा टैक्स आपको दिख रहा है, इसमें से वैट का सब्स्टिट्यूट एक्चुअल में कौन बना है? ऐसे प्रॉपर सब्स्टिट्यूट नहीं, बट फिर भी एक आइडिया लग सकता है, कोई तो बताओ सर। टी एंड एसजीएसटी सर, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी, या फिर यू कैन से दैट एसजीएसटी, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी एक साथ ले सकते हो, या सीजी और यूटीजीएसटी को एक साथ ले सकते हो। मतलब यूनियन टेरिटरी में हो तो यूटीजीएसटी और सीजीएसटी मिलके लगता है, और अगर आप स्टेट में हो तो सीजीएसटी एसजीएसटी मिलके लगता है। पहले वही वैट हुआ करता था। वेरी गुड सर, थैंक यू। ऐसे अगर किसी प्रोडक्ट में 18% जीएसटी लगता है तो उसमें 9% सीजीएसटी में जाता है, 9% एसजीएसटी में जाता है। कोई भी बिल उठा के चेक कर लो ना, मनी बैग निकालो, पर्स निकालो, बिल देखो, मिल जाएगा। और पहले ना सीएसटी हुआ करता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये आज के डेट में आईजीएसटी है। पहले गड़बड़ क्या होता था, वैट के साथ सीएसटी का कोई इंटरकनेक्टेडनेस नहीं था। मतलब सीएसटी में अगर आपको क्रेडिट है, मतलब अगर आप इंटरस्टेट कुछ बिजनेस की हो, इंटरस्टेट मतलब फॉर एग्जांपल ओडिशा टू वेस्ट बंगाल, या फिर बिहार टू वेस्ट बंगाल, या फिर दिल्ली टू वेस्ट बंगाल, कहीं पर भी अगर स्टेट चेंज करके आपका प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा है तो पहले जमाने में सीएसटी लगता था, आज के जमाने में सिर्फ आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, लेकिन पुराने जमाने में प्रॉब्लम था कि इनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं था, मतलब एक दूसरे को लिंकअप नहीं करता था, आईटीसी एडजस्टमेंट नहीं करता था। बट आजकल सब प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, आजकल ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी सब एक साथ मिलकर काम करते हैं, इसका क्रेडिट उसको मिलता है, उसका क्रेडिट उसको मिलता है। सर कहाँ पता चलता है इसके बारे में? सर इसके लिए आपको जब आईटीसी का क्लास आप डिटेल्स में करते हो, आपको ये बारे में डिटेल्स में बताया जाता है कि कौन किसके साथ कितना एडजस्टमेंट कर सकता है। करेंटली मैं इसको स्किप कर, and there is a concept of GST compensation cess. सर ये GST compensation cess नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को देते हैं। सर क्यों? सर ये भी मैं बेसिक में चर्चा करता हूँ बहुत डिटेल्स में। इंडिया में कुछ स्टेट है, इसमें और एक चीज आपको थोड़ा सा बताने का जरूरत पड़ गया, चलो बता देते हैं। जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस क्या होता है? नॉर्मली पहले जो टैक्स होता था वो सोर्स बेस्ड होता था, मतलब कहाँ से गुड्स का मूवमेंट हो रहा है उस स्टेट को जीएसटी मिलता था। बट आजकल उल्टा है, आजकल डेस्टिनेशन बेस्ड, मतलब मानो कोलकाता से अगर झारखंड जा रहा है तो टैक्स कलेक्शन झारखंड करेगा, तमिलनाडु से अगर आंध्र मानो उड़ीसा जा रहे हैं तो टैक्स कलेक्शन उड़ीसा करेगा, डेस्टिनेशन बेस्ड। टुडेस जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड जीएसटी, पहले ऐसा नहीं था। पहले
मूवमेंट से होता था, सोर्स जहां से है उसको मिलता था। अब इस चक्कर में दिक्कत किसका हो गया बोलो तो? दिक्कत उनका हो गया जिसका मैन्युफैक्चरिंग लेवल हाई है, मतलब जो पर्टिकुलर स्टेट प्रोडक्शन अच्छा करता है, जिसका स्टेट जीडीपी हाई है, एस जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जिस स्टेट्स का हाई है उनको प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर? जैसे स्टेट लाइक तमिलनाडु, ओके, स्टेट लाइक महाराष्ट्र, इनका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बहुत हाई है, इंडस्ट्री बहुत है यहाँ पर, अलग अलग टाइप ऑफ इंडस्ट्री, आईटी से लेके ऑटोमोबाइल, ठीक है, ऑटोमोबाइल से लेके ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, हर चीज आपको तमिलनाडु जैसे स्टेट में मिलेगा। महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है, इसके अलग अलग हिस्सों में आपको बहुत सारा प्रोडक्शन एक्टिविटी देखने को मिलता है। ऑल्सो कर्नाटका इज देयर, वो भी काफी डेवलप हो रहा है आजकल, है ना। तो व्हाट इज द केस? केस ऐसा है, जिस स्टेट में प्रोडक्शन अच्छा होता है, मानो तमिलनाडु से प्रोडक्ट का मूवमेंट हो रहा है उड़ीसा में, लेकिन मानो उड़ीसा के प्रोडक्शन अच्छा नहीं है, तो फिर जीएसटी कलेक्शन तो उड़ीसा का ज्यादा हो जाएगा, जस्ट बिकॉज मूवमेंट इधर हो रहा है, जस्ट बिकॉज डेस्टिनेशन उड़ीसा है। तो दिक्कत इनको है, तमिलनाडु जैसे स्टेट को दिक्कत है, महाराष्ट्र जैसे स्टेट को दिक्कत है, कर्नाटका जैसे स्टेट को दिक्कत है। तो अब 2-3 स्टेट के लिए गवर्नमेंट जीएसटी को पास ही नहीं कर पा रहा था। ये बहुत बड़ा लोचा है, मैं ज्यादा उतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। ये उस टाइम का बात है जब जीएसटी पास होने के लिए स्टेट और सेंट्रल में बड़ा लड़ाई चल रहा था। फिर लास्ट में सेंट्रल ने बोला ठीक है, हम कॉम्पेंसेट करेंगे, हम कॉम्पेंसेट करेंगे, जितना लॉस तमिलनाडु को होगा, महाराष्ट्र जैसे स्टेट को होगा, बड़े बड़े स्टेट को जिसका स्टेट प्रोडक्शन हाई है पर जीएसटी कलेक्शन नहीं हो पाता, उनको कंपेंसेट करने का दायित्व न्यू दिल्ली ने ले लिया। अब ये कहां से कलेक्ट करते हैं जानते हो? 3 टैक्स लगा के। आप बोलोगे 3 टैक्स क्या है? अरे गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, ये सब चीजों पे हाई लेवल टैक्स लगा के जो कलेक्शन होता है, पेट्रोल, ठीक है, ये सब में जो हाई लेवल एक्साइज ड्यूटी लगा के सरकार कलेक्शन करता है, और स्टेट को थोड़ा मतलब स्टेट को तो बात बात में वो गुस्सा हो जाता है ना, संभालते हैं। गवर्नमेंट कुछ दिन पहले बोल रहा था कि हम लोग जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस को धीरे धीरे हटा देंगे, क्योंकि कॉम्पेंसेशन सेस में सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत खर्चा है। बात समझ में आ रहा है ना सर? कहानी पे कहानी, कहानी पे कहानी, माथा खराब हो जाएगा, लेकिन खराब नहीं करना है। बोलो, बात समझ में आ रहा है, दिमाग में जा रहा है सर? थोड़ा हाँ ना कुछ तो बोलो। यस सर। तो रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी में एक चीज क्या हो गया कि ये टैक्स स्पेसिफिक नहीं, अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन मतलब हर एक चीज का रजिस्ट्रेशन, सिंगल गेटवे, सिंगल गेटवे। पहले ऐसा होता नहीं था, पहले बहुत झमेला था, झमेला जितना ज्यादा डिपार्टमेंट उतना ज्यादा करप्शन। ऐसे हमारे देश में थोड़ा है ना सर, लोगों का थोड़ा सा मौका क्या मिले अंडर द टेबल चालू हो जाता है। हाँ, अब जितना डिपार्टमेंट बनाओगे उतना अंडर द टेबल। अब इसीलिए गवर्नमेंट जॉब भी गवर्नमेंट क्रिएट करने में डरता है आजकल। क्यों? क्योंकि जिसको भी बिठाएंगे वो करप्टेड हो जाएगा। इससे अच्छा प्राइवेटाइज कर दो भाई। अब हम लोग कितना भी चिल्ला ले, क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हो? प्राइवेट अगर गवर्नमेंट लेवल में लोग सच्चा होता, अच्छा होता, तो प्राइवेट करने का क्या जरूरत पड़ता? लेकिन गवर्नमेंट लेवल में सब सारे के सारे खत्म कर देगा, हाँ, करप्शन कर करके बिजनेस को खत्म कर देगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? और फिर पब्लिक बोलेगा गवर्नमेंट जॉब नहीं है। अरे भाई, अगर गुस्सा दिखाना है तो पुराने लोगों को दिखाओ जो गवर्नमेंट में रह के गवर्नमेंट को खराब किया। तो ये प्रॉब्लम है सर। अब क्या बताऊं मैं आपको, आप लोग मेरे से बेहतर समझ सकते हो। ओके, बेसिकली क्या है ना, जब बिना चैलेंज का जिंदगी बन जाए ना, कि मुझे पता मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में दिक्कत क्या है कि इनके सामने ना टारगेट नहीं रहता है, कुछ होता है पर ये पूरा करने का नहीं सोचता। प्राइवेट जॉब में क्या है, टारगेट है, फुलफिल करना है, नहीं करोगे तो परफॉर्म नहीं करोगे तो जाना है।
और यहाँ पर क्या है, परफॉर्म ना भी करोगे तो ऐसा कि जैसे आजकल थोड़ा हुआ है, आजकल गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हुआ है, पहले से काफी बेहतर हो रहा है, बट फिर भी वो बात अभी भी नहीं आया जो देश को बदल सकता है। रजिस्ट्रेशन के बारे में सेक्शन 22 से लेकर, अब इतना सारा बात तो मैं आपको कर दी बेसिक लेवल में, सेक्शन 22 से लेकर 30 के अंदर रजिस्ट्रेशन के बारे में बोला है सीजीएसटी एक्ट, एंड चैप्टर 3 रजिस्ट्रेशन रूल 8 to 26 में से सीजीएसटी रूल में भी कहा कंटेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन के बारे में कहाँ बोला है, चैप्टर 6 में, जीएसटी सीजीएसटी एक्ट में, एंड रूल क्या है और एक्ट क्या है। एक्ट को फर्दर जो अमेंडमेंट मिलता है वो रूल के तहत आता है, तो रूल 8 to 26 उसमें भी बोला है रजिस्ट्रेशन के बारे में। स्टेट जीएसटी लॉ आल्सो प्रिस्क्राइब आइडेंटिकल प्रोविजंस इन रिलेशन टू रजिस्ट्रेशन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सर हम लोग सीएस सीएमए का पढ़ाई जो करते हैं या कोई भी जो सेंट्रल लेवल पढ़ाई करते हैं ये पूरा नेशन वाइज, कंट्री वाइज, इसमें स्टेट लॉ मिसिंग है। हर एक स्टेट का भी अपना लॉ होता है जो ओवरऑल तो सेम है, कॉन्सेप्ट वाइज सेम है, बट थोड़ा बहुत किसी किसी जगह में आपको डिफरेंशिएशन नजर आएगा। ठीक है, तो स्टेट जीएसटी लॉ भी अपना आइडेंटिकल प्रोविजन के थ्रू से भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लगा सकता है जो स्टेट जीएसटी के नाम से जाना जाता है। ओके, सो क्योंकि सर हमारा जो देश है ना ये क्वासी गवर्नमेंट है। क्वासी गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि इसमें सेंट्रल के हाथ में पावर है बट स्टेट के हाथ में भी पावर है। ऑब्वियसली सेंट्रल में ज्यादा पावर, स्टेट को कम पावर, बट फिर भी दोनों के हाथ में पावर देके, जैसे यूएस में ऐसा नहीं है, यूएस में सेंट्रल के हाथ में पावर थोड़ा ज्यादा है, इंडिया में थोड़ा सा सेंट्रल के साथ साथ स्टेट को भी पावर मिलता है, इसलिए कुछ लॉ स्टेट भी बना सकता है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट है, संविधान में बोला गया है तभी। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में सीजीएसटी एक्ट के अलावा, सीजीएसटी रूल के अलावा, जीएसटी स्टेट जीएसटी लॉ के अंदर भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस को डिस्कस किया गया। याद रखिएगा सर, क्या है ना, बोलते बोलते बहुत इंपॉर्टेंट बातें निकल जाते हैं। अब आप बाद में बोलोगे सर ये बात तो पढ़े नहीं, अब मैं आपको कहानी सुना दे रहा हूँ, फिर बाद में क्वेश्चन कर लेंगे। Provisions of registration under CGST Act have also been made applicable to IGST Act by Section 20 of IGST Act. Another point, CGST Act जैसे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का एक्ट है, वैसे ही IGST Act को भी अलग से बनाया गया, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। उसमें सेक्शन 20 में बोला गया है रजिस्ट्रेशन के बारे में, याद रखें। ओके, तो बिफोर प्रोसीडिंग टू अंडरस्टैंड रजिस्ट्रेशन प्रोविजंस, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। प्रोविजंस आपको ना हर चैप्टर में देखने को मिलेगा, जीएसटी के हर चैप्टर में रिलेवेंट प्रोविजंस आपको पढ़ने के लिए बोला जाता है। अगर कोई स्पेशल प्रोविजंस हो तो मैं आगे आऊंगा, बट हर चैप्टर में सिमिलर कॉन्सेप्ट, जैसे आपको मैं कॉमन पोर्टल बता रहा था। ठीक है, कॉमन पोर्टल कौन सा था? ये था कॉमन पोर्टल, देख रहे हैं सर। अब कॉमन पोर्टल क्या है, यहाँ पर डेफिनेशन दिया है, मीन्स द कॉमन गुड्स एंड सर्विस टैक्स इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, जिसके बारे में सेक्शन 146 में एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में भी बोला है। इस तरह का बात है। Taxable supply means the supply of the goods or service or both which is liable to tax under this act, section 2 subsection 108 में बोला है। Taxable territory क्या है? Means the territory to which the provision of this act apply, जिस एरिया में ये applicable होता है उसे section 2 subsection 109 में बोला है। Place of business क्या है? section 2 subsection 85 में बोला है। Place of business क्या है? मतलब बिजनेस कहाँ कर रहे हो आप, उसके बारे में डेफिनेशन दिया है। A place from where the business is ordinarily carried, जहाँ से आपका बिजनेस ऑर्डिनरीली हो रहा है, includes warehouse, godown, any other place where taxable person stores his goods or supplies, receive goods or service or both. A place of a taxable person maintains his books of accounts. Place where a taxable person engaged in the business through an agent by whatever name called. Sir, एक बार डेफिनेशन घर पे गो थ्रू कर लोगे ना, डेफिनेशन से याद होना चाहिए सेक्शन वाइज, बस थोड़ा इतना मेहनत आप करेंगे। अगर कोई डाउट हो आप मुझे जरूर पूछें, जैसे मैं हर चैप्टर में बोलता हूँ। बस आप लोगों को भी इतना मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर डेफिनेशंस को एक बार रट लें। हाँ, रट लें, ठीक है, रट लिया जाए डेफिनेशंस को, जरूरी होता है क्योंकि क्वेश्चन करने के टाइम पे कई बार आपको डेफिनेशंस का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, कैसे, ये मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराने के टाइम पे बताऊंगा सर। ठीक है, बिजनेस क्या है, पूरा जीएसटी लॉ में बार बार मैं इसको रिपीट करता रहता हूँ। फिलहाल एक बार आप लोग पढ़ लो, कोई डाउट होगा तो मैं धीरे धीरे आपको बता दूंगा। ठीक है, अच्छा
आपके मन में एक डाउट चल रहा था स्टार्टिंग से, सर लिमिट क्या है रजिस्ट्रेशन करने का? लिमिट के लिए सर एक रूल है, इसका एक समरी पॉइंट है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, चलो आपके सामने है। नहीं तो आप बोलोगे कि सर आपने लिमिट बताया नहीं तब से, चलो बता देते हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर पर्सन्स एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर सप्लाइंग गुड्स एंड एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ सर्विस और बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड सर्विस दोनों करते हैं उनके लिए क्या लिमिट है, और जो सिर्फ गुड्स का सप्लाई करते हैं उनके लिए क्या लिमिट है। स्क्रीन आपके सामने है, आपको दिखाई दे रहा है, प्लीज टेल मी। यस सर। ये जानकारी बहुत जरूरी है। अच्छा, टाइम टू टाइम ये सब अमेंडमेंट भी हल्का हल्का होता है। ये जो है आपके सामने मैं अभी रख रहा हूँ, ये करंट जो एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है उसके लिए। सर फर्दर क्या होगा नवंबर दिसंबर ऑनवर्ड्स, अगर कुछ अमेंडमेंट आएगा तो बोलेंगे, फिलहाल यही चल रहा है, ठीक है, फिलहाल यही चल रहा है इसमें। और ये काफी स्टैंडर्ड लेवल में है अभी, मुझे नहीं लगता अभी कुछ जल्दबाजी में कुछ चेंज करेगा, ठीक है। वॉलेंटरी कोई भी कभी भी कर सकता है, वॉलेंटरी के लिए तो कोई लिमिट नहीं है, आपका टर्नओवर हो ना हो आप कर सकते हो, ओके। लेकिन किंतु परंतु जैसे मानो अगर आप स्टेट यूनियन टेरिटरी अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, अब आपके मन में चल रहा होगा सर तो फिर स्पेशल कैटेगरी में कौन आता है? देख लो सर, ये मैं बेसिक्स का भी चर्चा है, ये मेरा जीएसटी का जो बेसिक क्लास होता है उसमें भी ये टॉपिक डिस्कस करता हूँ। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एज पर सेक्शन 22 ऑफ जीएसटी एक्ट, जिसमें पड़ता है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ये चार स्टेट एकदम प्योर सेक्शन 22 के तहत, मतलब ये चार हमारा सेवन सिस्टर का चार्ट, ऐसे हमारा सेवन सिस्टर समझते हो ना आप लोग, सात भाई चंपा। ये एक बंगाली गाना है, आई डोंट नो आप लोग जानते हैं कि नहीं। तो ये सेवन सिस्टर्स ऑफ आवर इंडिया कौन है? ये सात बहन, ये लोग सर अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, कितना हुआ 1 2 3 4 5, आसाम 6, कुछ बाकी रह गया क्या? इसको भूल गया मैंने, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम कहाँ है? मिजोरम मिजोरम मिजोरम, ये रहा मिजोरम, नीचे था सब, आया नहीं था। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, मेघालय, असम, सेवन सिस्टर्स, ठीक है। ये हमारा सात भाई या सात बहन है, ठीक है। कोई कोई नॉर्थ ईस्टर्न में सिक्किम को भी काउंट करते हैं, बट वो सेवन सिस्टर का पार्ट नहीं है सर, ठीक है। कोई कोई कर लेता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, क्योंकि नॉर्थ में तो पड़ता ही है, बट ईस्ट में नहीं, ठीक है, जस्ट वेस्ट बंगाल के ऊपर में। सो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में कौन कौन आता है आपने देखा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, और अदर स्टेट्स में पड़ता है जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल, अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, ठीक है, ध्यान से देखिए बात को, ठीक है। अदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी एंड उत्तराखंड। तो ज्यादातर केस में आपको पहाड़ी स्टेट नजर आएगा, ठीक है, हिमालयन स्टेट, हिमालयन स्टेट आपको ज्यादातर केस में नजर आ रहा है। सर अगर आप एकदम स्पेशल कैटेगरी में देखो तो रजिस्ट्रेशन लिमिट अगर सिर्फ गुड्स का है तो 10 लाख, गुड सर्विस मिला के हैं तो भी 10 लाख, मिजोरम में 10 लाख, अगेन सेम सेम, नागालैंड का भी सेम, त्रिपुरा का भी सेम। लेकिन अब अगर आप जम्मू कश्मीर में, आपके लिए अगर सिर्फ गुड्स है तो 40 लाख का टर्नओवर लिमिट है, गुड सर्विस मिला के है तो 20 लाख का टर्नओवर लिमिट है। आसाम में इक्वल 40 एंड 20, जस्ट लाइक जम्मू कश्मीर। हिमाचल में भी सेम, अरुणाचल में थोड़ा चेंज हो गया, अरुणाचल में आपका गुड्स के लिए 20, गुड्स एंड सर्विस अगर मिक्सड अप है तो 20। मेघालय में भी वही एप्लीकेबल होगा, सिक्किम में भी सेम, उत्तराखंड में भी सेम। सर ये क्या हो गया, इतना सारा बाइफर्केशन क्यों? सर ये स्टेट लेवल डेवलपमेंट और स्टेट लेवल इनकम ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट को इसलिए लिमिट को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो कैसे याद रखें, आपके मन में चल रहा है ना, याद कैसे रखें? तो ये ओवरऑल स्पेशल कैटेगरी में ये सारे के सारे आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देयर आर बेसिकली 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। और स्पेशल में भी स्पेशल, सेक्शन 22, स्पेशल में भी स्पेशल,
तो सम वन स्पेशल, बट यहाँ पर सम फोर स्पेशल। ये फोर स्पेशल याद रखिएगा। फोर स्पेशल मतलब मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट का चार्ट। बोलो सर, किसी का कोई क्वेश्चन आ रहा था? यस बोलो, अनम्यूट था आपका। ठीक है, तो फोर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, 11 में से 4 मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन लोगों का लिमिट है हर केस में 10 लाख। सिंपल है ना, याद रखना, सिंपल है 10 लाख। ओके, अच्छा स्पेशल है, मतलब स्पेशल में से 11 में से 4 चला गया तो बचा क्या? ओनली 7 स्पेशल। 7 स्पेशल में भी थोड़ा सा बाइफर्केशन है। अगर आप कश्मीर का हो तो गुड्स का 40, गुड सर्विस मिक्स्ड है तो 20, आसाम का हो तो सेम, हिमाचल का हो तो सेम। तो कश्मीर, आसाम एंड हिमाचल के केस में 40-20 रेशियो है, मतलब गुड्स का ओनली गुड्स 40, गुड सर्विस मिला के 20। सर अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, 4 पूरा पूरा का पूरा नहीं, इसमें से 3 पूरा हिमालय है। अरुणाचल, सिक्किम एंड उत्तराखंड कंप्लीट हिमालय, ठीक है, कंप्लीट हिमालयन स्टेट है। इसमें आपका 2020, 2020, 2020, सिक्किम भी बीच में आ गया। मेघालय एक्सट्रीम हिमालय नहीं है, एक्सट्रीम हिमालय का पार्ट नहीं है, बट बेसिकली वो सब कनेक्टेड है, सब पहाड़ी है। तो ये सब 20-20 लाख की कैटेगरी में। तो ये 7 स्पेशल के अंदर भी थोड़ा बाइफर्केशन आपको नजर आ रहा है। 7 में से 3 इधर जाएगा जो 40-20 में है, जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल, अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, ये 4 20-20 कैटेगरी में आते हैं। सर इसमें तो हमारा 29 स्टेट खत्म नहीं हो रहा है, मतलब 28 स्टेट, सॉरी 28 स्टेट इसके अंदर तो नहीं आया है ना, अभी भी कुछ स्टेट बाकी है। तो अदर के लिए क्या लागू होगा देख लो सर 40-20। सर अदर के लिए 40-20, वेरी गुड सर। अच्छा इसमें भी और एक स्पेशल कैटेगरी के अंदर भी पुडुचेरी एंड तेलंगाना, इनको भी 2020 कैटेगरी में रखा गया, पौंडीचेरी और तेलंगाना, इन्हें भी 2020 कैटेगरी में रखा गया। अब ऑलमोस्ट स्पेशल में कौन आ गया फिर? 13 स्पेशल में ऑलमोस्ट 13 आ गए, मतलब जिनको स्पेशल, जिनके लिए स्पेशल लिमिट लगा गया। 13 को छोड़ के जितना स्टेट है, नीचे का 11 और ऊपर में ये 2, इनको छोड़ के बाकी जितना स्टेट है सबके लिए गुड्स हो तो 40, गुड्स एंड सर्विस हो तो 20। सर इसको याद रखने के लिए आप अपना अपना तरीका अपना सकते हो। मुझे आपको इन्फॉर्म करना था, मैं आपको इन्फॉर्म कर दिया। मैं थोड़ा सा आपको ऐसे बता सकता हूँ, एक तरीका है याद रखने का लिमिट को। हिमालयन स्टेट हो तो स्पेशल कैटेगरी में है, नॉर्थ ईस्टर्न हो तो स्पेशल कैटेगरी में है। बात को समझे, यहाँ पर सारे के सारे हिमालयन स्टेट आपको मिल जाएगा। देखो ये मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा सेक्शन 22, ये तो याद रह ही जाएगा, इसमें तो मेरे को नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम रहेगा। इनके अलावा अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर हिमालय, हिमाचल प्रदेश हिमालय, अरुणाचल प्रदेश हिमालय, सिक्किम हिमालय, उत्तराखंड हिमालय, तो हिमालयन स्टेट में लिमिट में चेंजेस है। अच्छा उसमें भी जम्मू एंड हिमाचल सेम कैटेगरी में आते हैं, इसको समझने का एक सिंपल तरीका अपनाते हैं। जम्मू और हिमाचल सेम कैटेगरी में आते हैं 40-20 कैटेगरी में, क्योंकि जम्मू और हिमाचल पास पास में है। जम्मू कश्मीर एंड हिमालय, हिमाचल पास पास में है, ठीक है, ये लोग आस पास में है एकदम, दो बगल वाला पड़ोसी सिमिलर कैटेगरी में है। ये 4 का तो आपको पता रह गया। साथ में और कौन है? अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, मतलब नॉर्थ ईस्ट में बाकी जो 3 का, ठीक है, वो 2020 कैटेगरी में। इसको इस तरह से आप थोड़ा याद कर सकते हो, मतलब वही हिमालयन रीजन, नॉन हिमालयन रीजन। नॉन हिमालयन रीजन में देखा जाए तो स्पेशल में सिर्फ पुडुचेरी और पुडुचेरी मतलब पौंडीचेरी एंड तेलंगाना 2020 कैटेगरी में। बाकी कोई भी स्टेट हो 40-20। जनरल जो नॉलेज है क्या है, जनरल नॉलेज क्या है, 40 लाख का टर्नओवर होना चाहिए गुड्स के केस में, 20 लाख का टर्नओवर होना चाहिए गुड सर्विस मिक्स्ड के केस में, गुड सर्विस बोथ। दिस इज द लिमिट्स जीएसटी रजिस्टर करने का, एनुअल टर्नओवर। सर अगर ये क्रॉस कर जाए तो क्या करना ही पड़ेगा आपको रजिस्ट्रेशन। सर अगर इसके नीचे हो तो मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है। ओके बात समझ में आया नहीं? मैंडेटरी नहीं है, इन दैट केस वो वॉलंटरी में। कुछ एक्सेप्शन भी आपको दिखाएंगे आगे आगे, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस आल्सो,
कुछ गुड्स के केस में एक्सेप्शनल कैटेगरी आ जाते हैं। लेकिन प्लीज इतना बताइए मुझे, क्या बात समझ में आ रहा है? यस। देखो सर, जीएसटी और कुछ भी नहीं, कहानी है देश का, ठीक है? देश का कहानी है सर, बिजनेस की कहानी। कहानी लाइक जैसे हम लोग नोवेल पढ़ते हैं ना वैसा पढ़ना पड़ता है। कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेबल पर्सन, देखो मेरा मन करे तो मैं आपको अभी समरी नोट से पढ़ा दूं, मैं 2 दिन में खत्म कर दूंगा ये टॉपिक को। समरी नोट से बस मेन पॉइंट को उठाऊंगा, इसको रीड करूंगा, आपके साथ बात करूंगा, आपको बोलूंगा ये सब रट लो और कुछ क्वेश्चन आंसर कर दो, मैं 2 दिन में खत्म। लेकिन मैं कहानी इसलिए बोलता हूँ ताकि आप इसको जब बाद में भी सुनो या फिर अभी भी जब सुन रहे हो ना, आपके जहन में कुछ जा रहा है रजिस्ट्रेशन के बारे में। और कहानी से हम जो सुनते हैं ना वो ज्यादा याद रहते हैं कॉम्पेरेटिवली, मेरा मानना है। और जो सिर्फ डेटा और इंफॉर्मेशन है वो आज डेटा है, कल भी डेटा रहेगा और रिमेम्बर नहीं हो पाएगा। तो समरी इज लाइक दैट, समरी लास्ट में करना चाहिए एक्चुअली, समरी एक्चुअली लास्ट में करना चाहिए जब सारा बात समझ में आ जाए। समरी इज टू जस्ट फॉर दी रिमेम्बरिंग पर्पस कि मेन पॉइंट्स क्या है, कॉपी में प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन समरी से ऐसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन का समरी बहुत बड़ा है, समरी बहुत बड़ा है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समरी बताने से पहले आपको मेन पॉइंट्स में बता ही सकता था, मैं आज खत्म ही कर देता ये पूरा पॉइंट, पर फिर भी मुझे लगा कि नहीं, सिर्फ समरी इज नॉट इनफ, आपको थोड़ा तो कहानी पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन कौन है, इसके बारे में जीएसटी क्या कहता है, आपको भी समझ में आ रहा है? देखो आप अभी सारा बात ना कनेक्ट कर सकते हो। क्यों बोल रहा हूँ ना, अब देखो जैसे मैं ये बताऊंगा ना आपको, अब खुद फील करोगे। अंडर जीएसटी लॉ the concept of taxable person is significant since tax on supplies of goods or service is to be paid by a taxable person. आप गुड्स का सप्लाई करो, आप सर्विस का सप्लाई करो, टैक्स आपको ही पे करना है। आप मतलब सप्लायर, सप्लायर ऑफ गुड्स, सप्लायर ऑफ सर्विस। So who is a taxable person? Under GST law, the concept of taxable person is significant since tax on supplies of goods or service is to be paid by a taxable person. And who is a taxable person? The person actually supply goods or services. So let us understand the concept of taxable person. As per section 2, subsection 107, taxable person means a person who is registered or liable to be registered. जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है या फिर जिनका लाइबिलिटी बन रहा, मतलब बन चुका है, अभी तक किया नहीं, बन रहा है नहीं, ऑलरेडी बन चुका है बट वो अभी तक किया नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड। लायबल टू रजिस्टर्ड का मतलब है आप एलिजिबल हो बट आपने अभी तक किया नहीं, इसीलिए लायबिलिटी वर्ड यूज किया है। मतलब ये आपका ऑब्लिगेशन है कि आपका टर्नओवर जनरल लेवल में स्टेट वाइज अगर बात करो तो 40 लाख क्रॉस कर चुका है अगर आप सिर्फ गुड्स का सप्लाई करते हो, और अगर आप गुड्स और सर्विस मिक्सड अप करके सप्लाई करते हो तो 20 लाख क्रॉस कर चुका है, तो आप लायबल हो अगर आप अभी तक जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24। आगे और भी चर्चा करेंगे। Thus, even an unregistered person, point to be noted, who is liable to be registered is a taxable person. कितना बड़ा बात कर दिया लॉ ने। Even an unregistered person who is liable to be registered is a taxable person. अगर आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन भी हो जिनका टैक्स में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जीएसटी पोर्टल में जाके भी कोई कारनामा नहीं किया है, कोई भी एक्टिविटी नहीं किया है, लेकिन अगर आपका मतलब लिमिट क्रॉस कर रहा है, बेसिक लिमिट क्रॉस कर रहा है, तो आप टैक्सेबल पर्सन माने जाओगे। आप कोई बोलेगा नहीं मेरा तो नाम नहीं है तो फिर मैं कैसे टैक्सेबल बनूं? चलो मजाक करते हैं मजाक मजाक में कुछ और ही हो जाएगा सर, ठीक है? मजाक मजाक में कुछ और ही हो जाएगा। कोई बोलेगा मेरे को पता नहीं था, मेरे को नियम का पता नहीं था। सर आप एक मूर्ख हो या फिर आप मूर्ख हो, मतलब इलिटरेट हो या लिटरेट, लॉ के सामने सब समान। मतलब कोई ये नहीं बोल सकता कि मुझे लॉ नहीं पता। सर ये क्या बात हुआ, एक इलिटरेट पर्सन जिनको लॉ नहीं पता उसको लॉ कैसे जबरदस्ती लॉ समझा सकता है? सर लॉ कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज।
ठीक है, तो आप कभी ये नहीं बोल सकते। हाँ, आपको डायरेक्टली थोड़ी जेल में डाल देता है सर, आपको पहले नोटिस नोटिस देगा, आपको बताएगा, फिर भी अगर आप नहीं सुधरते हो तो फिर एक्शन लेगा। मोदी जी जब 2016 में नोटबंदी किया था, क्या सच में रातों रात नोटबंदी कर दिया था? हाँ, नोटबंदी करने से पहले आपको पता नहीं है सर, खबर तो दिखाया इस तरह से जैसे रातों रात नोटबंदी कर दी। नोटबंदी करने से पहले कम से कम 6 महीने से टैक्स क्लियरेंस करने का न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल्स में, टीवी में एडवर्टाइजमेंट आ रहा था कि टैक्स क्लियर करे, अपना सारा टैक्स क्लियर करे, जिसका जो भी इनकम है रिटर्न फाइल करे। कोई बात सुन ही नहीं रहा था, क्योंकि सबको लग रहा था गवर्नमेंट तो बकता है, बकने दो। फिर अचानक एक दिन आया और मोदी जी ने रातों रात नोटबंदी कर दी, और उसके बाद लोग बोलने लगे रातों रात नोटबंदी हो गई, और टैक्स पेयर्स को बड़ा खलबली मच गया। नोटबंदी करने से पीछे पीछे बहुत सारा कारण है। देखो सर, ये एक अकेला प्रधानमंत्री का डिसीजन नहीं है, इसके पीछे आरबीआई है, इसके पीछे ऑफिशियल्स है, बड़े बड़े ऑफिशियल्स है, सब मिलकर डिसीजन लिया। तो हाँ, ऑब्वियस बात है, जब कोई बड़ा डिसीजन लिया जाता है उसका बैड इफेक्ट, गुड इफेक्ट दोनों होता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसमें किसी का अच्छा हुआ है तो किसी का भला हुआ है तो किसी का खराब हुआ है। कोई बोलेगा कुछ नहीं हुआ है, हाँ कोई बोल सकता है, सबका अपना अपना ओपिनियन है, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ उसको। बहुत लोग बोलते हैं नोटबंदी करके कुछ नहीं हुआ, लेकिन सर सिर्फ बोलने से नहीं होता है, सटीक प्रमाण भी देना पड़ता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, उसमें नहीं पड़ता है करंट, छोड़ो। कहना क्या चाह रहे थे सर? Unregistered person who is liable to be registered is a taxable person. Similarly, a person not liable to be registered but has taken voluntary registrations. ये भी देखो सर, लायबल नहीं है रजिस्टर करने का, बट वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन किया है तो उसे भी टैक्सेबल पर्सन मानेंगे। अब एग्जाम में जब आपको टैक्सेबल पर्सन पूछेगा, जवाब ऐसे देना है, बस इतना बोलने से नहीं होगा जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो टैक्सेबल पर्सन। दिस इज नॉट द राइट आंसर। राइट आंसर ऐसे देना पड़ेगा, लॉ है, इंक्लूसिव आंसर होना चाहिए, है ना, जहां जरूरी है। बोलो बोलो सर, माथा में गया, दिमाग में गया सर? यस सर। जो लोग एग्जाम दे रहे हो मेरे पास, मैं कॉपी चेक करता हूँ ना आप लोगों का, तो आंसर में बहुत सारा मुझे इनडिसिप्लिन नजर आता है। कभी कभी थोड़ा सा तरस खा के नंबर दे देता हूँ, बट कभी कभी मैं बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाता हूँ कि इतना आधा अधूरा एग्जाम मत दो सर, थोड़ा अच्छा एग्जाम दो। जो लोग टेस्ट दे के जा रहे हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। अच्छा, we will see when does a person becomes a liable to get registered. We'll see when does a person liable to get registered. Already मैं बता दिया आपको। What is the procedure for getting registered? ये भी आगे पढ़ना है। How to get registration application amended? When can registration be cancelled? And when the cancellation of registration by the department be revoked? मतलब डिपार्टमेंट का खुद आके आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा, इतना जरूरी बात है। मतलब लॉ समझो सर, रिटर्न फाइलिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। जीएसटी का रिटर्न फाइलिंग तो इंस्टीट्यूट आजकल 2 मिनट में सिखा देगा। आप लोग इंस्टीट्यूट में जब ट्रेनिंग लेने जाओगे ना, आईटी ओटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जीएमसीएस का, या जो जिस तरह का ट्रेनिंग सीएससी में तीनों इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं, उसमें 2 दिन में सीख जाओगे। फार्म में 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने काम करोगे, दिमाग में आ जाएगा कि रिटर्न फाइलिंग क्या होता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। लेकिन मेन जो बात है ना सर, जो आपको एक्सपर्ट बनाते हैं वो ये है, लॉ। सेक्शन वाइज बात करते हैं। सेक्शन 22 क्या पढ़ना है आपको? क्या पढ़ना है आपको? सेक्शन 22 पढ़ना है, जहां पर पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन के बारे में कहा। सेक्शन 23 पढ़ना है, जहां पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन के बारे में बोला है। सेक्शन 24 पढ़ना है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 25 पढ़ना है, प्रोसीडियर फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 26 डीम्ड रजिस्ट्रेशन, मान लेंगे कि आप रजिस्टर्ड हो। ऐसा कैसे बोला ना, डीम्ड, लोग मान लिया हमने, ठीक है। कितना सारा चीज हम लोग मान लेते हैं, ये भी कुछ मानने वाला बात है। ये इनकम टैक्स में भी देखते हैं, यहाँ पर भी देखने को मिलेगा।
Section 27, special provisions relating to casual taxable person and non-resident taxable person. Casual taxable person मतलब जो इंडिया में कभी कभी बिजनेस करते हैं, नॉट ऑलवेज, रेगुलर काम नहीं करते, कभी कभी फॉरेन से आ जाते हैं, कुछ काम धंधा करके चले जाते हैं, कैजुअल, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन है, एज वेल एज नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है बट अगर इंडिया में वो बिजनेस कर रहा है, अगर वो इंडिया में गुड्स का डील कर रहा है या गुड्स एंड सर्विस मिक्स अप करके कर रहा है, तो उनके लिए सेक्शन 27 रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या कहता है? 28 अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 29 cancellation or suspension of registrations, and section 30 revocation of cancellation of registrations. इतना सारा सेक्शन सीख जाओगे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी सीख जाओगे। सर हर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है। सर ये सवाल अगर कोई मेरे को करता है तो मैं क्या बोलूंगा उसको? ये सवाल थोड़ा ऐसा सवाल नहीं हो जाएगा कि इंपॉर्टेंट है कि अनइम्पॉर्टेंट है, कि कैसा सवाल होगा बोलो? रियल लाइफ सिचुएशंस तो है। अब जो रियल लाइफ बिजनेस सिचुएशंस है उसमें इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट का क्या बात करें सर? आपको पूरा बात जानना चाहिए, नहीं तो काम कैसे करोगे? स्कूल कॉलेज का एग्जाम होता तो मैं बोलता कि भाई ये सवाल करते वो सवाल करते। प्रोफेशनल में ये बोलना शोभा नहीं देता। पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22, चलो थोड़ा 22 पढ़ते हैं। हाँ 22 को एनालिसिस करते हैं। Threshold limit, every supplier of goods or service or both is required to obtain registrations in the state of union territory from where he makes the taxable supply. जहां से कोई बिजनेस कर रहा है वहां रजिस्ट्री कर रहे हैं, बोल दिया ऑलरेडी, किससे कहानी में बोल दिए। एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट क्रॉस करना चाहिए फाइनेंशियल ईयर में, जिस साल क्रॉस करेगा, अच्छा कितने दिन के अंदर रजिस्टर करना चाहिए, टाइम लिमिट आगे आपके। अच्छा एग्रीगेट टर्नओवर का कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब आपके सामने एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल, एग्जाम में सवाल बहुत पूछते हैं आपसे। ये जो मैं तब से टर्नओवर चिल्लाते जा रहा हूँ, एग्रीगेट टर्नओवर, नाउ ये एग्रीगेट टर्नओवर है क्या? कैलकुलेशन होता क्या है? ये जो 40 लाख का टर्नओवर किसी स्टेट के लिए, 20 लाख का टर्नओवर गुड सर्विस मिक्स्ड अप करके, किसी के लिए 10 लाख दोनों के लिए, किसी के लिए 20-20 खेल रहा है, तो 40-20 खेलो, 10-10 खेलो, 20-20 खेलो, तीन तरीका है ना, 40-20, 10-10, आजकल 10-10 भी आ चुका है क्रिकेट में, T10 लीग, T20 तो चलता ही, आप लोग जानते हो। 40-20 नहीं है, 50 ओवर का होता है। तो 40-20, 10-10, 20-20, तीन तरह का टर्नओवर कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, लेकिन ये टर्नओवर को एग्रीगेट टर्नओवर कहा जाता है। अब हाउ टू कैलकुलेट एग्रीगेट टर्नओवर, गूगल सर्च करें क्या, हाउ टू कैलकुलेट एग्रीगेट टर्नओवर, कर लो। So before we study what is the applicable threshold limit for various states or union territories, let us first understand the concept of aggregate turnover. Aggregate turnover is a crucial parameter for deciding the eligibility of a supplier to avail the benefit of exemptions from registrations. Eligibility for composition scheme, जो मैंने चार्ज ऑफ जीएसटी में एक बार बता के रखा, फिर जब मैं चार्ज ऑफ जीएसटी बताऊंगा तब कॉम्पोजिशन में और बात करूंगा। ऐसे मैं आपको आज ही थोड़ा बात कर रहा था कि अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हो, कॉम्पोजिशन लेवी, मतलब आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने का मौका तो मिलेगा, बट आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप कस्टमर से जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर कस्टमर आपको देना नहीं चाहता। सर क्यों नहीं देना चाहता? सर क्योंकि आप स्मॉल बिजनेस के केस में देखना, स्मॉल रेस्टोरेंट, छोटे रेस्टोरेंट में कस्टमर एक 100 रुपीज का खाना खाएगा, उसमें अगर गवर्नमेंट बोल दिया कि इसमें जीएसटी लगाना है, तो बंदा रोज का खाना जीएसटी लगा के खाएगा। इसीलिए सर कहता है बिना जीएसटी वाला बिल देने के लिए। हाँ इसीलिए, और जो कॉम्पोजिशन लेवी है, जो कॉम्पोजिशन में होते हैं वो लिख के रखता है, जैसे ये एक रेस्टोरेंट है तो मेरे घर के सामने, वीआईपी के ऊपर ही है, गुप्तास भेज बोल के, इसका चिनार पार्क में भी एक इसका ब्रांच है, राजाराट चिनार पार्क के पास। तो ये रेस्टोरेंट, वो चिनार पार्क वाला मोस्ट प्रोबेबली जीएसटी रजिस्टर्ड था, मे बी, आई डोंट नो, बट मैं ये केस्टोपुर वाला जो वीआईपी रोड के सामने है, इसमें मैं 5 साल पुराना बात कर रहा हूँ आपसे, जब ये बड़ा छोटा
था, मतलब स्मॉल था, उतना भी तब जोमेटो वगैरह नहीं आया था, जोमेटो स्विगी का उतना उत्पाद नहीं था। तो उस टाइम पे मुझे याद है, मैं जब भी खाना लेने जाता था कभी कभी, उस टाइम पे थोड़ा डेली लेने जाता था, कभी कभी क्या बोलूं, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा ही होता था खाना खरीद के लाऊं। तो वो बिल देता था और बिल में लिख के रखता था कॉम्पोजिशन लिमिट, और वो जीएसटी नहीं लेता था, जीएसटी कलेक्ट नहीं करता। लेकिन लास्ट 3 साल से मैं देख रहा हूँ, 2-3 साल से वो जीएसटी कलेक्ट भी करता है और जीएसटी लेता भी है। तो इतना दिन पहले वो कॉम्पोजिशन में थे, और इसलिए उसके दुकान में एक सर्टिफिकेट भी लगा रहता था कॉम्पोजिशन रिलेटेड। ये नियम है जीएसटी का, लेकिन अभी वो नहीं रखता है जीएसटी के बारे में, कॉम्पोजिशन में डील नहीं करता। कॉम्पोजिशन वाले कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर पाता, और इसीलिए आरटीसी भी क्लेम नहीं कर पाता, जो मैं आपको शुरू में समझा रहा था। और जो लोग आरटीसी डिटेल्स में कर चुके हो, क्या बताएंगे। सो पॉइंट इज दैट, अब आप जीएसटी में एग्रीगेट टर्नओवर में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा कि आप कॉम्पोजिशन में जाओगे, ये सभी चीजें डिपेंड करता है टर्नओवर पे। तो टर्नओवर इन कॉमन पैरालेंस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। द टर्म एग्रीगेट टर्नओवर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6। थोड़ा डायग्रामेटिकली देखो क्या इंक्लूड होता है टर्नओवर पे और क्या नहीं, ठीक है। टर्नओवर पे क्या इंक्लूड होगा और क्या इंक्लूड नहीं, ठीक है। मतलब क्या जोड़ोगे और क्या छोड़ोगे। हाँ सर, ये प्लस चिन्ह देख रहे हैं ना, ये क्या जोड़ना है, और ये माइनस चिन्ह देख रहे हैं ना, क्या छोड़ना है। तो जोड़ना है टैक्सेबल सप्लाई, मतलब जो टैक्स लेके सप्लाई कर रहे हो। एग्जेम्प्ट भी सप्लाई कर रहे हो बट टैक्स नहीं लगा रहे हो, पर वो भी टर्नओवर। मानो कि आपका बिजनेस टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है 5 लाख का, एग्जाम सप्लाई कर रहा है 3 लाख, एक्सपोर्ट कर रहा है मानो 5 लाख का, इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है मानो, मतलब आईजीएसटी लगा के 10 लाख का। कितना हो गया रे? 23 having the same PAN be computed on all India basis। एक ही पैन में ऑल इंडिया बेसिस में कंप्यूटेशन चल रहा है, अलग अलग पैन नहीं, सेम पैन में। अगर आपका टोटल टर्नओवर 23 लाख है तो उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं। आप जो जो गुड्स में टैक्स लगा के सब बिजनेस कर रहे हो, चाहे टैक्सेबल सप्लाई मतलब अलग अलग रेट में हो सकता है, डजेंट मैटर। 18% का प्रोडक्ट भी हो सकता है, 10% वाला प्रोडक्ट भी हो सकता है, 12% वाला प्रोडक्ट भी हो सकता है, 5% वाला प्रोडक्ट भी हो सकता है, जो भी चीज में आप डील करते हैं। एग्जाम मतलब जिसमें जीएसटी नहीं है। एक्सपोर्ट मतलब जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। इंटरस्टेट मतलब जिसमें आईजीएसटी लगता है। ये सभी चीज आपके टर्नओवर में काउंट होगा, टोटल टर्नओवर में। तो इसको जोड़ना है, छोड़ना किसको है। टर्नओवर कैलकुलेट करने के टाइम पे टैक्स अमाउंट को माइनस नहीं लेना है, ठीक है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी जो भी चार्ज करोगे वो नहीं लेना है। सेस एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लेना है। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सरप्लस ऑन व्हिच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। सर ये क्या है? वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन व्हिच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। सर रिवर्स चार्ज क्या होता है? सर ये चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में भी इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ा जाता है। तो फिर यहाँ बोलेंगे नहीं क्या? अरे बोल देते हैं ना, थोड़ा सुन लो। क्या मुझे कोई बताएगा रिवर्स चार्ज क्या होता है? चलो कोई तो बताओ। सर यहाँ पे दुकानदार नहीं, जो सामान खरीदता है वही टैक्स, मतलब सप्लायर नहीं देता, जो बायर होता है वही टैक्स देता है। जो सप्लायर नहीं, जो बायर होता है वो टैक्स देता है। वेरी गुड सर। सर देयर विल बी सर्टेन सिचुएशंस, इसको बायर सप्लायर से अच्छा ऐसा है, ऐसे बोलो। नॉर्मली नॉर्मली हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा, अभी अभी पढ़ा कि जो सप्लायर है, जो गुड्स का सप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट को जीएसटी वो देता है ना सर। नॉर्मल सिचुएशन सही है। द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस एक्चुअली टैक्सेबल पर्सन बन जाते हैं। बट देयर विल बी सर्टेन सिचुएशंस जब रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सर लिखने का जरूरत नहीं है चार्ज ऑफ जीएसटी में, इसको ना मतलब इतना एनालिसिस करता हूँ तो अभी छोड़ दो, लिखने का जरूरत नहीं। बस कहानी दिमाग में रख लो। चार्ज ऑफ जीएसटी में डिटेल्स में एक बार देख लेना, क्लियर हो जाएगा। बहुत सारा बातें हैं,
बहुत सारे। रिसिपेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस मतलब जो गुड्स या सर्विस रिसीव कर रहा है उन्हें भी कभी कभी जीएसटी, कभी कभी नहीं, देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जो उनके लिए बाध्य, मतलब वो मैंडेटरी हो जाते हैं कि रिसिपेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस को गवर्नमेंट के घर में टैक्स जमा करो। मतलब वो गुड्स रिसीव कर रहा है, खरीद रहा है, ठीक है, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट को टैक्स भी देता है। जैसे एग्जाम्पल, विश्वजीत चलो इतना बोला तो एग्जाम्पल दे दो। सर मतलब जो सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है वो। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। मतलब मानो आप एक रेसिपेंट हो बट आप रजिस्टर्ड रेसिपेंट हो, वेरी गुड। मतलब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो बट आपने किसी से गुड्स खरीदा, आपने किसी से गुड्स लिया, जो सप्लायर है आपका वो अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर। तो अगर कोई रजिस्टर्ड रेसिपेंट किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से गुड्स परचेज करेगा तो गवर्नमेंट अनरजिस्टर्ड सप्लायर को ढूंढने नहीं जाएगा जीएसटी के लिए। हाँ ढूंढ सकता है, तो टैक्स कलेक्शन तब क्या होगा, जो रिसिपेंट है उन पे लागू हो जाएगा। रिसिपेंट को गवर्नमेंट बोलेगा भाई देखो जिनसे आपने प्रोडक्ट मंगवाया वो अनरजिस्टर्ड बंदा है। अब वो जीएसटी में रजिस्टर्ड करेगा नहीं करेगा वो तो सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन है, वो सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन है। लेकिन फिलहाल आप ही रजिस्टर्ड हो तो आपसे ही हमें टैक्स का उम्मीद है। तो यहाँ पर जब रिसिपेंट खुद खरीद भी रहा है और टैक्स भी सरकार के घर में जमा कर रहे हैं तो उसे कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर कोई फॉरेनर है जो आपको इंडिया में सप्लाई सर्विस दे रहा है, मानो आर्किटेक्ट का सर्विस दे रहा है, कंसल्टिंग सर्विस दे रहा है, अब इंडिया में बैठ के फॉरेनर का सर्विस इंडिया में ले, सप्लायर फॉरेनर में है, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट फॉरेनर के फॉरेन जाके जीएसटी चार्ज लेके आएगा क्या? तो सिंपल बात है, गवर्नमेंट क्या बोलेगा कि भाई इंडिया में बैठ के जो फॉरेन से सर्विस ले रहा है हम उनसे जीएसटी ले लेंगे। सिंपल बात है। अगर कोई फॉरेनर इंडिया में भी रजिस्टर्ड करके बिजनेस कर रहा है वो अलग बात, वो अलग बात, तब तो इंडियन बिजनेस में रजिस्टर्ड बिजनेस बन जाए। तो ये सब वैलिडिटी ट्रांसपोर्टिंग सेगमेंट में ट्रांसपोर्टर जीएसटी नहीं देगा, जो रिसीव करेगा फैक्ट्री जीएसटी देगा, जो फैक्ट्री एक्ट के अंदर आता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, दो केसेस में, एक 6% वाला जीएसटी है, एक 12% वाला जीएसटी है। चर्चा करते हैं चार्ज ऑफ जीएसटी में, गजब का चर्चा है। ट्रांसपोर्टिंग लॉजिस्टिक बिजनेस आरसीएम कैटेगरी में काम करता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो डोंट वरी नाउ, बस समझने के लिए इतना जरूरी था, बोल दिया। तो क्या क्या एक्सक्लूड हो जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर पे, याद रखे टैक्स तो बिल्कुल नहीं लेना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, सेस नहीं लेना है। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑफ व्हिच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, उसे भी नहीं लेना। इसके अलावा इसको एक्सक्लूड करके बाकी जो भी है आपका टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सप्लाईज मिलके आपका एग्रीगेट टर्नओवर बनेगा। तो एग्जाम में अगर आपको एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने दे तो क्या इंक्लूड करे, मतलब क्या जोड़े और क्या छोड़े, आई होप दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर आगे क्वेश्चन करवाएंगे ना? अरे करवाएंगे ना, लेकिन फिलहाल आप बताओ प्रोविजंस क्लियर है ना सर? यस सर। बस ऐसे पढ़ना है तो क्लियर हो जाएगा। एग्रीगेट टर्नओवर टू एक्सक्लूड इनवर्ड सप्लाईज ऑन व्हिच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स, तो वही मैं आपको बता रहा हूं, वही चीज आपको मैं इतना देर से बता रहा हूं। कुछ एग्जांपल्स है, देख सकते हो। रघुवीर प्राइवेट लिमिटेड pays GST on seating fees paid to its director for the service rendered by them. Raghuveer Private Limited pays GST on seating fees paid to its director for the service rendered by them under reverse charge. Sir, point to be noted. जब एक कंपनी किसी को डायरेक्टर बना के लेके आते हैं तो सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है और सर्विस रिसीव कौन कर रहा है? मानो आपको कोई डायरेक्टर बना के कंपनी में बुला रहा है कि आओ, मतलब जैसे आजा मेरे गाड़ी में बैठ जा, वैसे ही आजा मेरे कंपनी में डायरेक्टर बन के बैठ जा। तो अगर कोई डायरेक्टर बन के आपके कंपनी में आप उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल दे रहे हो, ठीक है, या मैनेजिंग डायरेक्टर का रोल दे रहे हो, तो कौन किससे सर्विस ले रहा है और कौन किसको सर्विस दे रहा है? प्लीज टेल मी।
बोलो कौन किसको सर्विस दे रहा है और कौन सर्विस ले रहा है? सर सर रघुवीर ले रहा है, रिसिपिएंट है रघुवीर, रिसिपिएंट है रघुवीर, सर्विस दे रहा है डायरेक्टर, सप्लायर सर्विस का सप्लायर डायरेक्टर है, रघुवीर प्राइवेट लिमिटेड रिसिपिएंट है। तो कहना क्या चाहता है? रघुवीर प्राइवेट लिमिटेड pays GST on seating fees paid to its directors for the service rendered by them। सर्विस किसने दिया? डायरेक्टर ने दिया। अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है, रिवर्स चार्ज में क्या होगा? रिसिपिएंट मतलब रघुवीर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डायरेक्टर्स to Raghuveer Private Limited will form part of aggregate turnover of the directors and not Raghuveer Private Limited। तो बात समझे ना, जो वैल्यू ऑफ सर्विस डायरेक्टर रघुवीर को देगा, रघुवीर कौन है? रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, वो एग्रीगेट टर्नओवर में डायरेक्टर के एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा, रघुवीर का नहीं। क्या बात क्लियर हुआ? यस सर। सबको? मुझे सिर्फ विश्वजीत का ही आवाज आया, बाकी लोग भी थोड़ा हाँ ना बताइएगा अगर हो, आप अगर आप लोग क्लास में कभी कभी थोड़ा जवाब दीजिएगा। Yes, सैनॉन, सैनॉन समझ में आ रहा है? सैनॉन, नील, शालिनी बोलो। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा आ जाएगा सर, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ जीएसटी थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, थ्योरी है, लॉ है, केस है, सिचुएशंस है, थोड़ा धीरे धीरे बिजनेस लेवल पे डेवलपमेंट आ जाएगा ना, समझ में आ जाएगा सर, ठीक है। तो ये बेसिकली रिवर्स चार्ज था, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में था। तो जिन्होंने रिसीव किया उनके हाथ में ये नहीं आएगा, जो दिया उनके हाथ में एग्रीगेट टर्नओवर। तो डायरेक्टर ने सर्विस दिया तो ये एग्रीगेट टर्नओवर डायरेक्टर के टर्नओवर पे आएगा, रघुवीर पे टर्नओवर पे नहीं आएगा। इसलिए एग्रीगेट टर्नओवर एक्सक्लूड द एलिमेंट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी एंड कॉम्पेंसेशन सेल्स। टर्नओवर पे कभी भी सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी एंड कॉम्पेंसेशन सेल्स काउंट नहीं होता है। एग्रीगेट टर्नओवर टू इंक्लूड टोटल टर्नओवर ऑफ ऑल ब्रांचेस अंडर सेम पैन। जितना ब्रांचेस सेम पैन के अंदर रहेगा, सारा का सारा ब्रांच का टर्नओवर इंक्लूड किया जाता है एग्रीगेट टर्नओवर पे। बात का ध्यान रखिएगा, सेम पैन में हो तो। सर अगर पैन अलग हो जाए तो रजिस्ट्रेशन अलग हो जाएगा ना, पहले ही पढ़े हम लोग कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन पैन बेस्ड है। Aggregate turnover is calculated by taking together the value in respect of the activities carried out on all India basis. A dealer X has two offices, one in Delhi, another in Haryana. In order to determine whether X is liable, registration turnover of both offices would be taken into account, and only if the same exceeds the applicable threshold limit, X is liable for registration. मतलब ये डीलर जो है, एक दो ऑफिस है, एक दिल्ली में है, एक हरियाणा में, ठीक है। In order to determine whether X is liable for registration, turnover both of offices will be taken into account. क्योंकि इंसान उसका पैन एक है, तो हो सकता है दिल्ली और हरियाणा दोनों मिला के अगर उसका टर्नओवर लिमिट 20 लाख या 40 लाख क्रॉस कर जाता है, देन हम मानेंगे कि उसका लिमिट क्रॉस किया और उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सर अगर किसी एक में भी कंप्लीट हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन अगर दोनों में मिला के भी नहीं हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। लेकिन दोनों मिलके अगर 40-20 का या 10-10 का जो भी एज पर द लिमिट आपको रहना चाहिए। और एक एग्जांपल देख सकते हो, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स, सर्विस, exempted goods, service, interstate supplies between distinct persons having same pan to be included in aggregate turnover. मधुर ऑयल्स, पंजाब के मधुर ऑयल बोल के एक बिजनेस है पंजाब के, engaged in supplying machine oil as well as petrol। मशीन ऑयल बेचते हैं, पेट्रोल भी बेचते हैं। सर सप्लाई ऑफ पेट्रोल इज नॉट लेवेबल टू जीएसटी, आपको पता है ना, पेट्रोल में जीएसटी नहीं लगाया जाता। अगर जीएसटी यस सर। अगर पेट्रोल में जीएसटी के बेसिक्स ऑफ जीएसटी क्लास पढ़ो, बेसिक्स ऑफ जीएसटी के अंदर मैंने स्पेशल एक केस लॉ करा के रखा है सर, स्पेशल केस स्टडी कि व्हाई देयर इज अ नो जीएसटी ऑन पेट्रोल डीजल, अभी तक क्यों नहीं आया। देखा आप लोगों ने वो वाला क्लास? यस जीएसटी के अंदर में आता है, लेकिन अभी तक डेट नहीं मेंशन किया गया है कब से उस पे लागू होगा। पेट्रोल डीजल पे जीएसटी, पेट्रोल डीजल पे जीएसटी परव्यू में है, मतलब ऐसा लॉ में कहा गया है। बोलो सर कुछ कहना चाहते हो, बोलो। लेकिन अब इसका डेट नहीं क्लियर हुआ है, कब से उस पे लागू होगा। जब से वो डेट आ जाएगा उसके जीएसटी के द्वारा तब से लागू हो जाएगा।
ये इसलिए लागू नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो कॉम्पेंसेशन सेस जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये पेट्रोल डीजल में सेस लगता जाए, मतलब जीएसटी तब तक नहीं आएगा सर। मतलब जब तक ये कॉन्सेप्ट तभी खत्म हो पाएगा जब स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सेस देना बंद ना हो, सेस देना बंद ना हो। ठीक है, जैसे इसके लिए एक बहुत सुंदर सा एक पेट्रोल का एक मैं आपको ये पुराना डेटा है थोड़ा सा, लेकिन ये डेटा से मैं आप लोगों को समझा के रखा, जीएसटी क्लास में भी समझाया, नॉर्मल केस स्टडीज में भी समझाया। अगर आप बेसिक्स ऑफ जीएसटी पढ़ोगे ना वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि पेट्रोल का दाम कैसे डिसाइड होता है। 1 लीटर पेट्रोल जब फॉरेन से लाया जाता है, से फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट से, तो उसका दाम पड़ता है 26.30। ये मैं तब का बात कर रहा हूँ, 2020 का डेटा है, कोरोना पीरियड में जब 1 लीटर पेट्रोल का दाम 82 चल रहा था। उसके बाद धीरे धीरे 100 क्रॉस कर गया। तो आप समझ सकते हो कि 100 क्रॉस किया तो उसके पीछे का रीजन क्या है। पहला बात तो इंपोर्टिंग दाम में 26 का दाम जो है वो 36 या 40 का हो गया है 1 लीटर का, ये भी रीजन है, तभी 100 दाम पड़ गया। अब 1 लीटर पेट्रोल पे डोमेस्टिक फ्रेट भाड़ा लग जाता है 37 पैसा 1 लीटर का, 37 पैसा, हिसाब लगा लो जितना लीटर आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर अपना एक्साइज ड्यूटी लगाता है एंड एक्स्ट्रा टैक्सेस। 1 लीटर पेट्रोल पे 32.98। कमीशन टू पेट्रोल पंप डीलर्स, 1 लीटर पेट्रोल बेच के एक पेट्रोल पंप डीलर को अप्रोक्स 3.5 से 4 टका आता है, 3 टका 65 पैसे से 4 टका पर लीटर पेट्रोल पे एक पेट्रोल पंप को कमीशन मिलता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है 30% 1 लीटर पेट्रोल पे, जो भी दाम रहेगा उसका 30%। अगर करेंटली 120 चल रहा है ना, 110 120 चल रहा है, 110, तो 110 का 30% स्टेट गवर्नमेंट लेता है। ये स्टेट गवर्नमेंट का वैट है। सर आप तो बोले वैट नहीं है अभी, सर अभी भी बहुत सारी चीजों में स्टेट वैट लगाता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, आपका लिकर, अल्कोहल। ठीक है, ये सब स्टेट गवर्नमेंट का अलग लेवल ऑफ इनकम। जो लोग कोरोना टाइम को थोड़ा सा याद करोगे, उस टाइम पे जब कोरोना में सारा भारत बंद था, जब दुकान खोलने का बात किया तो दिल्ली सरकार और बंगाल सरकार सबसे पहले कंपटीशन में लाइन में था। सबसे पहले दारू का दुकान खोले, लिकर शॉप। दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल पे, 1 लीटर पेट्रोल पे, सॉरी 1 लीटर पेट्रोल नहीं, अल्कोहल पे, लिकर मतलब ह्यूमन लिकर, ह्यूमन कंजम्पशन वाला, 1 लीटर अल्कोहल पे दिल्ली वाला दाम लगाया था 70% टैक्स लगाया था, 70%। मतलब अगर 1 लीटर अल्कोहल का दाम, अगर मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, अगर 1000 का पैकेट है तो 1000 पे 70%, 700 टका सिर्फ टैक्स में जाएगा। पश्चिम बंगाल में भी 65% के अप्रोक्स टैक्स लगाया गया था। कोरोना पीरियड में गवर्नमेंट यही रास्ता देखा था, स्पेशली दिल्ली, बंगाल, पंजाब और भी बहुत सारे स्टेट्स। सो वैट के कारण ये स्टेट वैट का पावर अभी भी इनके हाथ में। क्यों सर? अरे सर ये सब एक्स्ट्रा पैसा कमाने का जरिया है, जरूरत का। अब छोड़ो, पॉलिटिकल बातें नहीं करना। तो इस तरह से 1 लीटर पेट्रोल का दाम 2020 में 82 हुआ करता था। सिमिलरली आज भी होता है 110 टका, 120 टका, जब भी पेट्रोल का दाम आप देखते हो तो इसमें टैक्स खा लेता है कम से कम 50 टका। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो 32.98 लगाते हैं ना, इसको लगाने के पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट का 2 कारण है। एक, इतना बड़ा देश को चलाना, दूसरा कॉम्पेंसेशन सेस का भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है, तो स्टेट को देना पड़ता है। मैं आपको बताया कॉम्पेंसेशन सेस क्या होता है। अब जब तक ये सब पैसा आउट नहीं होगा, मतलब आप सोचो सिर्फ 82 के पेट्रोल पे स्टेट टैक्स ही इतना है। अगर मानो इस पे अगर 18% भी जीएसटी लग जाए, आई थिंक इससे कम ही होगा। हाँ सर? यस सर। लेकिन नहीं लगेगा अभी, कोई चारा नहीं है, कोई चांस नहीं है। तो बहुत सारी चीजें इस तरह से एक साथ मिलके काम करते हैं। तो मधुर ऑयल्स का खेल क्या है? सप्लाई मशीन ऑयल एज वेल एज पेट्रोल। सप्लाई ऑफ पेट्रोल इज जीएसटी परव्यू में है पर लिवाई नहीं किया जाता, लगाया नहीं जाता। बट सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल इज फुल्ली जीएसटी
taxable. In order to determine whether Madhur Oils is liable for registration, turnover of both non-taxable as well as taxable supply will be taken into account. And if the same exceeds the applicable threshold limit, Madhur Oils is liable for registrations. मतलब बहुत सिंपल है कि हो सकता है कि आपका पेट्रोल जो है वो करेंटली जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, करेंटली जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, जीएसटी से बाहर है, लेकिन आपका पेट्रोल एज वेल एज मशीन ऑयल दोनों मिला के अगर आपका लिमिट क्रॉस कर जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। भले ही एक टैक्सेबल है एक नॉन टैक्सेबल है, मशीन ऑयल टैक्सेबल है, पेट्रोल नॉन टैक्सेबल है, बट फिर भी करना पड़ेगा। इस तरह से आपको एग्जाम में इसी तरह का सवाल कर सकते हैं, ये जो लास्ट वाला सवाल, क्या रजिस्टर करना पड़ेगा या नहीं, सिंपल आपको जवाब देना होगा। Aggregate turnover to include all supplies made by taxable person, whether on his own account or made on behalf of all his principals. Mohini Enterprise has appointed Messrs. Bestfords and Associates as its agents. Mohini Enterprise अपना Messrs. Bestfords को and Associates को agent बना है। Messrs. Bestfords and Associates make supply of goods on its own account as well as on behalf of Mohini Enterprise. Agent है। So all the supply of goods made by Messrs. Bestfords and Associates and agent of Mohini Enterprise as well on its own account will be included. मतलब आप खुद करो और एजेंट का मिला के करो। टर्नओवर अगर मोहिनी का और उसका एजेंट का, मोहिनी एंड एजेंट दोनों मिला के अपने अकाउंट एजेंट के अकाउंट मिला के भी अगर टर्नओवर क्रॉस कर जाता है फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सर रजिस्ट्रेशन करने का कितना तरीका है, कहीं ना कहीं सरकार आपका छोड़ेगा नहीं सर, है ना, क्योंकि वो तो बैठा रहता है, लपक के ले लेंगे वो, ठीक है। बाकी और भी बातें हैं, स्पेशल कैटेगरी के लिए कुछ छूट है, ठीक है। देयर आर सम सर्टेन एक्सेप्शनल कंडीशंस आल्सो। यहाँ पर जो आपको मैं समझा रहा था उसका शॉर्ट समरी भी दिया है कि 10 लाख कैटेगरी में कौन है, 2020 में कौन है और 4020 में कौन है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को नोट शेयर करता हूँ, आप लोग घर पे ना रिवाइज करोगे ना सर? हाँ एन विश्वजीत नील सनोन रिवाइज जरूर करना सर, ठीक है, मस्ट गो थ्रू सर। रिवाइज करोगे तो जीएसटी याद आएगा, नहीं तो ना याद ना आए बोल के गाना गाना चालू कर दो, ठीक है। छोड़ो सर आज इतना ही है। हाँ यार बोल। यस सर, नोट थोड़ा दे दीजिएगा सर। ओके मैं नोट शेयर कर देता हूँ, ठीक है। चलो सर बाय। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। बाय सर, बाय बाय सर। बाय सर।